पहला नोट कब छपा या पहली डुप्लीकेट करेंसी का स्कैम कब लोगों के सामने या सरकार के सामने आया होगा? अब इस करेंसी को आप क्या मानेंगे, ये नकली है या असली है, क्या है? आपको बता दूं कि गुजरात जो है 10 सालों से सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है फेक करेंसी इंडिया में आने का। पहले तो स्मगलिंग भी नेपाल के थ्रू बहुत होती थी। आज भी होती है। पहले और आज का क्या फर्क है? राजनीति में नकली करेंसी का इस्तेमाल चुनाव के समय में बहुत बड़ी मात्रा में होता है। जो हवाला करते हैं पैसे का, इनका सिस्टम कैसे चलता है? एम्बुलेंस का सबसे पहला इस्तेमाल जो है स्मगलिंग के लिए इसने किया था, क्या नाम है, हाजी मस्तान ने। दाऊद और आईएसआई एक तो कनेक्ट कैसे है? आईएसआई एक साल में तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ की फेक करेंसी हिंदुस्तान में पंप करता रहा है। नोटबंदी से जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले। फर्जी सीरीज जो है वो बेसिकली करेंसी नोट की प्रॉब्लम को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है। इलीगल करेंसी के दो वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल वो है जो इलीगली इंडिया में प्रिंट होती है और वो प्रिंट होने के वही 2-3 तरीके हैं। एक वैश्या, एक गणिका में इतना आत्मबल है, इतनी चरित्रवान है कि वो शरीर बेचती है, राष्ट्र नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज और वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। फर्जी सीरीज तो आपने जरूर देखी होगी। शाहिद कपूर कैसे नकली नोट बनाते हैं, कैसे वो नेटवर्क बनाते हैं, कैसे बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ तो आपने जरूर देखी होगी। लेकिन उसके पीछे असली कहानी क्या है और इन तमाम नेक्सस जैसे कि फर्जी नोट, अंडरवर्ल्ड, शूटर जो आप सुनते हैं, जिनके बारे में जो कहानी आपको एक्साइट करती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, आज जो हमारे गेस्ट हैं उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। उनका नाम है विवेक अग्रवाल। गूगल जरूर कीजिएगा उनके बारे में। कई सारी किताबें उन्होंने इस टॉपिक पे जरूर लिखी है और जब आप विवेक अग्रवाल सर्च करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि दाऊद इब्राहिम से लेके मुंबई के वो तमाम शूटर जिनके बारे में आप जानने के लिए एक्साइटेड हैं, उनकी सारी कहानियां कैसे वो अपनी किताब में लेके आते हैं। विवेक अग्रवाल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आपका सफ़र? इससे पहले, क्योंकि सफ़र आपकी बहुत लंबी रही है, उससे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम मुखातिब हो रही हैं, जो मेरे दर्शक हैं, थोड़ा अगर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दें लोगों को कि आपकी जर्नी कैसे यहाँ तक आई। असल में तो जब छोटा था और समझिए कि किशोर अवस्था में, तब एक मन में ये धारणा थी कि सेना में जाऊंगा, कमांडो बनूंगा, देश दुनिया घूमूंगा और दुनिया भर की जो तरह तरह के हथियार हैं वो चलाना सीखूंगा। लेकिन एक नामुराद हरकत या घटना हुई मेरे साथ, ये चश्मा नाक पे आ बैठा। अच्छा, ये बचपन से ही हो गया? तो नहीं, जवानी के वक्त में आया। अच्छा। और जब मैं तैयारी कर रहा था और लगभग उस स्थिति में आ चुका था कि अब मुझे ज्वाइन करना है, और तभी ये चश्मा आया। और उसके बाद में ये स्थिति हो गई कि अब मैं कॉम्बैट साइड नहीं जा सकता। मैं ऑलिव ग्रीन पहनूंगा, स्टार्स होंगे, लेकिन मैं पिस्टल के बदले कलम का सिपाही बनूंगा, और वो मुझे मंजूर नहीं था। तो मैंने फिर ये तय किया कि चलिए कुछ और करेंगे। और पिताजी चूंकि जज थे तो उनकी बड़ी तमन्ना थी कि बेटों में से कोई एक उनकी कुर्सी संभाले। तो उन्होंने मुझसे अपने मन की जो बात है वो हमेशा कहा करते थे। कभी कभी एक दिन ऐसे ही कहा, तो फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के मास्टर्स के बाद में जो है ज्वाइन कर ली LLB। लेकिन बीच में ही 92 की बात है, मुंबई बुलावा आ गया। नया अखबार शुरू हो रहा था, उन्हें हिंदी के पत्रकारों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो रेसिडेंट एडिटर थे, उनके बड़े भाई हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, आपके विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में। उनको पता था कि मैं कैसा उत्पाती पत्रकार हूँ, तो उन्होंने मुझे वहाँ से पार्सल कर दिया यहाँ। और जब मैं यहाँ आया मुंबई, और मैंने देखा कि यहाँ दाऊद इब्राहिम है, छोटा राजन है, शकील है, और एक पुरानी लिजेसी है पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड की, क्राइम की दुनिया की, जिसमें शुरुआत जो है आप अगर पठानों से करें तो उसके बाद में करीम लाला का आना हुआ, उसके बाद हाजी मस्तान का आना हुआ, वरदराजन मुदलियार, और फिर अशोक जोशी और इनकी ग्रुप आए, और उसके बाद की सारी कहानी जो है बड़ा राजन वगैरह, देन फिर दाऊद वगैरह। तो मुझे यहाँ आने के बाद महसूस हुआ कि मध्य प्रदेश के कितने भी बड़े शहर, भोपाल जैसे शहर में या इंदौर में भी चले जाऊँ, तो मुझे क्या न्यूज़ में
एक्सपोजर मिलेगा या क्या कहानियाँ मिलेंगी। हालांकि उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, अंडरवर्ल्ड वहाँ पे था नहीं, तो क्राइम स्टोरीज जो होती थी करते थे, फ्रीलांस करता था क्योंकि पढ़ रहा था। फिर यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये तो समंदर है, और इस समंदर में आप एक बार डुबकी लगाएं तो आपको एक बहुत ही नायाब काला मोती मिलता है खबर का। तो मैं फिर यहीं का होके रह गया। और शुरुआत 1992 में जो दंगे फसाद हुए, उसके बाद में 93 के ब्लास्ट हुए, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो 26/11 तक जितने भी मुंबई शहर में बड़े हादसे हुए, बम धमाके हुए, एनकाउंटर्स हुए और अंडरवर्ल्ड किलिंग्स हुई हैं, एक दूसरे के गैंग वॉर में किलिंग्स हुई हैं, मनी के लिए, हफ्ता एक्सटॉर्शन के लिए जो किलिंग्स हुई हैं, वो सारी बॉम्बे पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीआईडी, सीबीआई के पैरेलल हमने भी इन्वेस्टिगेट की, और वो सारी कहानियाँ हैं जो अखबार में तमाम शाया होती रहीं। और वक्त वक्त पे वो जो है सारी चीज़ें जिस तरह से आईं, उसको बाद में जो है एक कंपाइलेशन करके 2 किताबों की शक्ल में बाद में मैं लेकर आया। तो ये कहानी जो है, ये मेरा जर्नलिज़्म की जो शुरुआत है और उसका जो एक्टिव जर्नलिज़्म की कहना चाहिए, वो 2015 तक चली। उसके बाद में मैं किताबें लिखने लगा, और सब्जेक्ट वही है, इन्वेस्टिगेशन की दिशा वही है, बस फॉर्म बदला है। रोज़ाना एक खबर लिखने या 5 खबर या 12 खबर लिखने के बदले में वो सारी चीज़ें जो हैं जुटा करके और अब उनको किताबों की शक्ल देते हैं। बस इतना ही है। तो इसमें 2 चीज़ें तो मुझे साफ दिख रही हैं। एक तो आप आर्मी में जाना चाहते थे, और जो गन आप चलाना चाहते थे तो अब हाथों से नहीं, अब दिमाग में तो आपकी कहानियों में वही गन, वही बारूद, वही चीज़ें दिखती हैं। और दूसरी चीज़, आपने उत्पात मचाना यहाँ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ भी काफ़ी उत्पात मचाया है आपने, जिस कारण से आपको घर से हटाया गया, भगाया गया और भेजा गया मुंबई, मतलब वो कमी नहीं आई उसमें। भेजा नहीं गया। माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं ये सब काम करूं, इस दुनिया में जाऊं। वो तो बेचारी सहमी भी रहती थी कि मेरे बेटे को कहीं कोई मार देगा, कुछ कर देगा। पिता की तरह ही सिद्धांतवादी, जिद्दी और ईमानदार हूं, तो उनके मन में हमेशा एक ये भय बना रहता था। और वो यहाँ आने के पहले उन्होंने मुझसे एक शपथ भी ली कि मैं यहाँ पे बाइक नहीं चलाऊंगा, कि कहीं ऐसा ना हो, वो जो फिल्मों में हमेशा वो देखती रहती थी कि जो पत्रकार होता है उसको कोई ट्रक या कोई कार आके उड़ा जाती है। तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए, एविड बाइकर होने के बावजूद मैंने 1992 के बाद से लेकर अब तक मुंबई में कभी बाइक नहीं चलाई। तो पिताजी को कोई इतना समस्या नहीं थी, और उनका ये कहना था कि तुम्हें जो कैरियर करना है करो, लेकिन अपना 100% उसे दो और एक बेहतर मुकाम हासिल करो, झंडे गाड़ो और जाओ, अखाड़े में लंगोट घुमा दो, तुम्हारे सामने कौन उतरता है उसको पछाड़ो। लेकिन याद रखना कि हमेशा ज़िंदगी में किसी और से अगर तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो सबसे पहले ये देख लेना कि तुम कहाँ खड़े हो और तुम खुद से कम्पीट कर सकते हो क्या। अगर तुम खुद को कम्पीट कर पाओगे तो तुम और ज़्यादा बेहतर बन पाओगे। मेरे शक्तिपुंज रहे मेरे पिता, और उनकी जो सलाह हैं उससे जो मेरी सलाहियत बनी है, बस वही आप लोगों के सामने है। जब मैंने अपने ग्रुप में डिस्कस किया कि भाई विवेक अग्रवाल जी मेरे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो तमाम लोग नो डाउट आपसे जुड़ी चीज़ें यही पूछते हैं कि उनसे दाऊद की कहानियाँ और ये सारी कहानियाँ लोग जानने को एक्साइटेड होते हैं। बट मैंने ये सोचा कि हम लोग डुप्लीकेट करेंसी पे बात करेंगे, और हम दाऊद वाले चैप्टर पे बाद में आते हैं। पहले मैं आता हूँ डुप्लीकेट करेंसी पे, और आपका एक अच्छा खासा रिसर्च रहा है। मुझे खाली एक थोड़ा सा अगर ब्रीफ में बता पाएँ या वन लाइन में भी बता पाएँ तो, कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? डुप्लीकेट करेंसी ऐसा तो था नहीं कि मतलब 90s के बाद या दाऊद के आने के बाद ही शुरुआत हुई होगी। क्या उससे पहले भी ये काम हो रहा था इंडिया में, जब हमारे देश को फ्रीडम मिली? उसके बाद पहला नोट कब छपा, या पहली डुप्लीकेट करेंसी का स्कैम कब लोगों के सामने या सरकार के सामने आया होगा? ऐसी कोई जानकारी अगर आपको हो तो। देखिए, फेक करेंसी का जो सिलसिला है ना, वो वाकई बहुत पुराना है। करीब करीब 65-70 के दरमियान मतलब जो है ये चीज़ें आने लग गई थी। 65 में? 65-70 के आसपास।
उस वक्त तक जो है वो हमारे यहाँ के जो बेहतरीन पेंटर जो कारीगर होते थे वो हाथ से पेंट करके एक एक करेंसी बनाते थे। और तब जो है इतना अवेयरनेस नहीं थी, इतनी अच्छी करेंसी नोट नहीं होता था, लोगों मतलब के पास इतने पेपर पैसे भी नहीं होते हों। पैसे भाई 100 का नोट सबसे बड़ा था, राइट। है ना। और 100 की वैल्यू भी उस समय बहुत थी। 65-70 में जो है आपके लोगों की सैलरी 150, 200, 400 रुपये हुआ करती थी। तो वो जो करेंसी होती थी वो पेंट हाथ से करके बनाया करते थे, क्योंकि तब ऐसे लोग आर्टिस्ट थे तब भी। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हुआ करते थे और उनके बनाई हुई जो करेंसी होती थी वो कोई पकड़ भी नहीं सकता था। एक एक करेंसी उनको ड्रॉ करने में पूरी पूरी रात या दो दो रातें लग जाती थी, लेकिन वो जो बनाते थे उसको आप आमने सामने रखें हूबहू दिखाई देती थी। और ऐसे मतलब अलग अलग जगहों के ऊपर इस तरह की करेंसी जो हैं वो पकड़ी जाती थी। बाद में 70s के आसपास में किसी के दिमाग में ये खुरापात आई कि हम ब्लॉक प्रिंटिंग भी तो कर सकते हैं इसकी, क्योंकि ये छपता तो ब्लॉक से ही है, इसके फर्मे बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं, कोई ऑफसेट तो था नहीं, तो हम ब्लॉक से मतलब इसको छाप लें। तो उन्होंने भी वो ब्लॉक बनाना शुरू किया। अब वो ब्लॉक इंडिया में नहीं बनते थे तब विदेशों में बना करते थे। अच्छा, ब्लॉक बन के इंडिया आते थे। हाँ, तो अब विदेश से बनवा करके तो वो मंगवा नहीं सकते हैं। तो भाई लोगों ने उसका एक बड़ा नायाब तरीका खोजा। उन्होंने ब्लॉक की एक प्लेट ली जो ऑलरेडी ब्लॉक बना हुआ था, उसको रांगे से भरा, फिर उसके बाद में वो जो करेंसी नोट है 100 का, उसकी रिवर्स इमेज सामने रख करके और उसको अपने हाथों से उस पर कार्विंग करके और बनाया, और इस तरीके से फ्रंट और बैक के दोनों ब्लॉक बनाए और उनसे वो प्रिंटिंग शुरू हुई। तब की जो इंक हुआ करती थी और बाकी सारी चीज़ें होती थी वो बहुत कमाल की ऐसी नहीं होती थी कि जिनको आप डिस्टिंग्विश कर सकें, वो आराम से बन जाती थी। आपने काला रंग ले लिया, नीला रंग ले लिया, उनको दोनों को मिलाया, उसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद डाल करके और उसको हल्का सा टिंच दिया तो आपको वो कलर मिल जाता था। तो इस तरीके से वो करेंसी बनना शुरू हुई। फिर बाद में धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई और ISI ने जब भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक मिशन, एक दुष्ट प्रचार, वो सब चीज़ें शुरू की। 80s के बाद शुरुआत हुई होगी। तो उस समय से जो है वो बैंक नोट में छपना शुरू हुई और बिल्कुल हूबहू भारतीय करेंसी जैसी करेंसी छप करके पाकिस्तान से आना शुरू हुई। ये सिलसिला है जी। थोड़ा सा मैं उसी दौर में भी रहना चाहता हूँ, 70s 80s में, जहाँ आप बता रहे थे कि लोग पेंटिंग करते थे। तो ये लोग कौन, ऐसा कोई स्टेट था पर्टिकुलर या कहीं के लोग खास थे जो, या खास तबके के लोग थे जो ये काम करते थे? 70s की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ या फिर अपने अलग अलग डिफरेंट लोग होते थे। सिंगल पर्सन मतलब वो काम किया करता था। ऐसा कोई गैंग वगैरह नहीं होते थे उस वक्त में, जो जैसे कि चीटर हुआ करते थे, जैसे नटवरलाल वगैरह, जैसे नटवरलाल हुआ करता था, जैसे मास्टर कॉन, राइट, जैसे वो साइन वाले एक्सपर्ट थे कि साइन डुप्लीकेट, बिल्कुल, मतलब जैसे फोर्ज करना चेक, ड्राफ्ट फोर्ज करना, उसी तरीके के ये फोर्जर होते थे। काम था। तो ये इंडिविजुअल्स का काम था, कोई गैंग नहीं, कोई किसी तरह का कोई ऐसा एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला नहीं, कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला काम नहीं। अच्छा, उस समय करेंसी छपती कहाँ थी? मतलब इंडिया छपती थी या फॉरेन से छपती जाती थी? पहले तो विदेशों में छपा करती थी, लेकिन फिर बाद में इंडियन जो हमारी प्रिंटरी नोट्स हैं, नोट प्रिंटरीज हैं, वहाँ पे छपने लगी और धीरे धीरे हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो प्रिंट की जाती है हमारी करेंसी, हमारे यहाँ मिंट तो अच्छी बन गई थी जहाँ पे हम सिक्के डालने लग गए थे, लेकिन हमने प्रिंटिंग के लिए, करेंसी के लिए जो मशीनें हैं वो तो हमने बुला ली बेहतरीन, लेकिन तब भी हम कागज और इंक बनाने के मामले में पिछड़े रहे और हम विदेशों पर ही डिपेंडेंट रहे और आज भी हम विदेशों पर डिपेंडेंट हैं। अच्छा। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो रहा है कि जो करेंसी पेपर हम बेलारूस से लाते हैं या जो इंक हम सिंगापुर की या दूसरी कंपनियों से हम लेकर के आते हैं, वही सेम पेपर, वही सेम जो इंक है वो दूसरे देशों को भी बेची जाती है। अब अगर हिंदुस्तान एक्स कलर की छाप रहा है, सपोज मेजेंटा कलर का हमारा 2000 का नोट है या डार्क पिंक बोल लीजिए,
तो वो डार्क पिंक कलर अगर पाकिस्तान मांगता है तो कंपनी उसको क्यों नहीं देगी? देगी उसे भी कि भाई हम भी इस कलर का नोट छापेंगे। भले ही छापे ना छापे, बाद में बोल दें कि साहब हमारे यहाँ पर नहीं छप पाया, लेकिन उनके पास में इतना आ गया कि वो उससे प्रोडक्शन हो चुका है तो 25-50 हज़ार लाख की या करोड़ की मतलब जो है वो करेंसी छाप मारे। तो आप कैसे रोक सकते हैं? या उन्होंने वो जो कलर मंगवाए हैं दो, उनको मिला करके वो हमारा कलर बना लें, कैसे रोका जा सकता है? राइट। तो उस वक्त में और आज के वक्त में बड़ा फ़र्क आ गया है। अगर पेपर और कलर हम हिंदुस्तान में ही बनाना शुरू कर दें तो उससे एक हद तक इस चीज़ पे रुकावट लग सकती है, एक हद तक, पूरी तरह नहीं। बट क्या दिक्कत है सर कि पेपर और कलर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, हमारी जो लीडरशिप है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है कि इन चीज़ों की टेक्नोलॉजी देश में डेवलप की जाए। विदेश से कंपनियों से अगर ख़रीदा जाता है तो कमीशन तो मिलता ही है ना। तो जब आपको बिना कुछ किए अच्छी खासी रकम मिल रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि भारत के खजाने से कितना पैसा फालतू जो है वो दूसरे देशों में चला जाता है। राइट। आप सैकड़ों करोड़ रुपए जो है वो कागज़ और इंक खरीदने में लगा देते हैं, जो चीज़ें आप बड़ी आसानी से हिंदुस्तान में बना सकते हैं। यही काम जो है 5 हमारे देश में बैंक नोट प्रिंटर्स हैं जो आरबीआई चला रही है, तो क्या आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को जो कागज़ है और उसकी इंक है उसकी सप्लाई के लिए अपना एक सेटअप नहीं बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। या देश की कोई कंपनी है ऐसी जिसको कि ये काम सौंप दिया जाए, वो अपना डेवलप कर लेगी वो चीज़। कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं मुझे लगता है बहुत बड़ा काम नहीं है। और जर्मनी और ऐसे कई देश हैं जहाँ से कि आप वो इंक टेक्नोलॉजी या रसीद ले पेपर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो है आप उनसे बाई कर सकते हैं, या आप अपने देश में डेवलप डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम अपने ही देश में बांस से कागज़ बनाने की टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, घोड़े की और हाथी की लीद से बनाने की टेक्नोलॉजी हम डेवलप तो ये डिज़ाइन तो कर सकते कर हैं, ही सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? जब आप अपने देश में जंगली जो पेड़ पौधे हैं या आपके केले के जो तने होते हैं, उनसे कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, उससे कागज़ बना सकते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं बना सकते? राइट। बिल्कुल बन सकती है। अफ़सोस इसी बात का है कि हम आज़ाद हुए शारीरिक रूप से शायद, दिमागी ज़हनी तौर पे हम आज़ाद नहीं हुए कि हम अपनी चीज़ें, अपने सेटअप तैयार करें इन चीज़ों में। हालांकि मैं उसमें जो बहुत शुरुआती दौर की सरकारें थीं, उनको मैं इन चीज़ों के लिए इसलिए दोषी नहीं ठहराता हूँ क्योंकि उनके सामने बहुत बड़े दूसरे मिशन थे, चैलेंजेस बहुत थे और बहुत कमाल के चैलेंजेस थे। और शुरुआती दौर था भारत का तो हाँ, मतलब गरीबी थी, भुखमरी थी, बीमारियां थीं, प्लेग होता था, हजारों लोग मारे जाते थे, तो उन चीज़ों से निपटने की सबसे बड़ी चीज़ थी। आदमी के कटोरे में चावल कैसे पहुँचे वो सबसे बड़ी समस्या थी, है ना? तो वो उन चीज़ों पे पहले लगे रहे, पहले उनको सबको ठीक किया, ये सब किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि 90 के बाद में ये काम ज़रूर होना चाहिए था। सन 2000 के बाद तो निश्चित तौर पे होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो रहा। बहुत ज़रूरी है। मेड इन इंडिया जैसा इतना बड़ा मूवमेंट है, अगर उसमें नोट ही नहीं बना पा रहे हम तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है सर। तो अभी मुझे ना एक चीज़ समझ आ गई कि नोट तो छपते हैं और बाहर से ही हो रहा है, लेकिन अब आम आदमी, हमारे आपके जैसा आदमी तो कोई जाके सिंगापुर में ये काम कर नहीं रहा है। ये पूरा नेक्सस कैसे, कौन नेटवर्क बनाता है पूरा का पूरा, कि किस रूट से इन, मतलब अगर मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि आईएसआई करवा रहा है ये काम, तो आईएसआई है, अंडरवर्ल्ड है, या लोकल माफिया भी, इंडिया के कुछ माफिया हैं, पॉलिटिशियन है, कौन इसमें इन्वॉल्व? और ये पूरा नेक्सस काम कैसे, कोई ना कोई एक रास्ता तो बना ही होगा कि भाई सबको तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि मैं जाऊँगा और मुझे 1 लीटर 10 लीटर इंक दे दो और मैं कुछ बनाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, अवेलेबल हो नहीं सकता। ये नेक्सस पूरा काम कैसे करता है, ये नेटवर्क क्या है, इसका रूट क्या है, फिर अगर वो बता पाएँ आप थोड़ा तो। निश्चित तौर पे ये तो मैं मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट में है और इस पे मैंने बहुत अच्छा लंबा जो है रिसर्च किया क्योंकि है। लोगों ने अभी फर्जी सीरीज देखी और लोगों को लगता है कि भाई ये तो, उसमें तो दिखा है कि इंडिया में ही सारा काम वो लोग कर रहे थे। फर्जी सीरीज जो है वो बेसिकली करेंसी नोट की प्रॉब्लम को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है। जी।
वो सिर्फ एक लड़के की दास्तान है कि वो कैसे फर्जी करेंसी छापता है और बेचता है। मतलब वो तो 70s की कहानी मुझे लगी कि जब पेंटिंग करके आदमी बेच रहे हैं। हाँ, मतलब वो मॉडर्न डाई तो से या उससे राइट, छाप रहा है, ठीक है, ब्लॉक्स प्रिंटिंग राइट, कर रहा है, राइट, राइट। या इससे छाप रहा ऑफसेट कर है, रहा है। ऑफसेट छाप रहा है। लेकिन ये दो वर्टिकल्स हैं बेसिकली। एक इंडिया में छपने वाला वर्टिकल है और एक फॉरेन में छपने वाला वर्टिकल है। दो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे करेंसी छपती है। इंडिया में जो करेंसी छपती है जैसे कि देवास और ऐसे जगह जो आप जी नहीं, इंडिया में जो छपती है वो इंडिविजुअल्स छापते हैं या गैंग्स छापते हैं, छोटे छोटे। नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो सरकारी आरबीआई जो है देवास में है, मुंबई में है, ऐसे 5 जगह पर 4-5 हैं जो जहाँ पे आरबीआई जिसको करेंसी ऑपरेट कर रही है, आरबीआई जो छापती है वो हिंदुस्तान की है, वो ऑफिशियल है। जो इल- उसमें कोई लीक नहीं है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। आप और इलीगल की बात कर रहे हैं। मैं इलीगल करेंसी की बात कर रहा हूँ। इलीगल करेंसी के दो वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल वो है जो इलीगली इंडिया में प्रिंट होती है और वो प्रिंट होने के वही 2-3 तरीके हैं। आजकल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कैनर और प्रिंटर आ गए हैं। राइट। तो अब जो छापने वाले लोग हैं, जो फर्जी जैसी फिल्म के अंदर इस्तेमाल हुआ है ये सब, कि वो लोग एक करेंसी लेते हैं 2,000 रुपए की, उसको स्कैन करते हैं और उसको एक कागज के ऊपर प्रिंटर से, कलर प्रिंटर से छाप करके और खूबहू उसकी प्रतिकृति तैयार कर लेते हैं। राइट। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि वो लोग प्रिंटिंग प्रेस में छापते हैं, है ना, तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं या ऑफसेट प्रिंटिंग करते हैं। कोल्ड ऑफसेट वगैरह नहीं होता है। ऑफसेट वो होता है सिल्वर फॉइल से या प्लास्टिक फॉइल से जो छपने वाला होता है, समझ गया मैं। जो छोटा मतलब काम होता है। बहुत छोटी छोटी सी मशीनें आ गई हैं आजकल। एक साइक्लो स्टाइल के साइज़ की मशीनें तक आ गई हैं जिनके में एक सिल्वर फॉइल लगती है, तो उस सिल्वर फॉइल में एक बार में आप जो है 4 या 6 करेंसी छाप सकते हैं। एक सिल्वर फॉइल जो कि 8.5 बाई 10.5 साइज़ की होती है या 12 इंच की होती है, तो उसके ऊपर वो एक तरीका और मेथड है। इसके अलावा लेकिन जो है, जो मैं जिसका ज़्यादा बड़ा रेमिफिकेशन है और जो भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हिंदुस्तान के हर आदमी को, गरीब और आम खास को परेशान कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वो है पाकिस्तान से आने वाली करेंसी। उसमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा मुझे कि हमारे जो नई करेंसी आई है, उस नई करेंसी के लिए आरबीआई ने बहुत ढोल बजाए थे, हमारे नेताओं ने बड़े गाल बजाए थे कि बस अब इस नई करेंसी को तो कोई भी आदमी जो है क्रैक नहीं कर सकता, इसकी नकल बन ही नहीं सकती। बहुत अफसोस की बात है कि जो 17 फीचर्स दिए हैं, उन 17 में से 15 जो हैं वो कॉमन मैन के लिए हैं, 2 फीचर्स जो हैं वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए हैं, ठीक है ना। तो वो 2 फीचर को छोड़ करके कुल मिलाकर के 17 में से 11 फीचर्स जो है वो आईएसआई ने डिकोड कर लिए। पाकिस्तान की जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने डिकोड कर लिया। बाज़ दफ़ा मैंने एक बार खबर की थी कि ये जो फेक प्रिंटिंग का जितना भी काम है, वो पाकिस्तान में खारज़ई नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनकी एक ऑफिशियल प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर होता है। और मेरे अपने जो सूत्र हैं उनके ज़रिए हमें बहुत सारी इसके बारे में जानकारियाँ मिली थी। वो जो पूरा का पूरा काम हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम के 1993 के बम धमाकों के पहले भी वहाँ से वो करेंसी आया करती थी, लेकिन वेरियस रूट्स और वेरियस लोगों के ज़रिए आती थी। तो उसका पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है वो तैयार किया था आईएसआई ने। और वाया नेपाल शायद ये लोग आ रहे थे। नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, तिब्बत है, चाइना है, सिंगापुर है, कुवैत है, दुबई है। मैं कम से कम आपको 22 देशों के नाम गिना सकता हूँ जहाँ से ये पाकिस्तान में छपी हुई आईएफसीएन जो है वो इंडिया आती है, और उसके वेरियस रूट्स इस्तेमाल करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ म्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यही नहीं, ये तक हुआ है कि भारत में पाकिस्तानी डिप्लोमेट अपने डिप्लोमेटिक पाउचेस में भर करके एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़ की फेक करेंसी लाए हैं, और यहाँ पर उनके बारे में जानकारी मिली है। एक बार तो पाकिस्तान के जो दूतावास के राजदूत थे, उनका ड्राइवर जब बिजली का बिल भरने पहुंचा था,
तो वो सारी की सारी फेक करेंसी लेके पहुंचा था। रियल घटना है। रियल घटना है, रिपोर्टेड एक्टिविटी है। आप इसको गूगल कीजिए, आपको मिलेगी वो घटना। और करीब 4,500 रुपये या कुछ का बिल था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अगर ठीक से। तो ऐसा मतलब उसमें घमासान मचा था, और बहुत भारत पाकिस्तान के रिश्तों में उस समय खटास आई थी उस एक छोटी सी घटना से। और वो ड्राइवर का जो उनको समझ में आया कि मतलब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो भाग गया था। ड्राइवर इंडियन होगा ना? ड्राइवर भारतीय था। अच्छा, उसको कैश में पेमेंट मिली होगी। हाँ, नहीं, वो उनका ही बिल भरने गया था। अच्छा। वो दूतावास के जो ये थे, उनके ही घर का बिल था 4,500 का। ड्राइवर के घर का बिल कितना होगा जनाब उस समय में, 80 के दशक में? बमुश्किल 200-400 रुपए। 4,500 रुपए तो एक आलिशान कोठी का हो सकता है दिल्ली में। 80s की बात कर रहे हैं? हाँ, 80 के दशक की, लेट 80s में। ये तो बहुत आपने जो स्थिति बताई है, मतलब अगर खासकर जब नोटबंदी हमारे देश में हो गए और उसके बाद भी ये स्थिति है, मुझे एक ऐसे ही, मैं एक्यूरेट कोई फिगर नहीं मान रहा हूँ, कि ऐसा कोई आइडिया हो कि कितने नोट्स अभी होंगे इंडिया में, या कितने अमाउंट का इंडिया में अभी ट्रैवल कर रहा होगा नोट? देखिए, पिछले कुछ समय में जो फेक करेंसी, मतलब आफ्टर डिमोनेटाइजेशन की बात, क्योंकि उसके पहले तो शायद मैं प्री डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी उसकी बात करता हूँ। इसके पहले, नोटबंदी के पहले जो हमारे यहाँ पर फेक करेंसी मौजूद थी, आरबीआई उसका आंकड़ा जो है वो बहुत छोटा देता था। ठीक है ना, वो 1,000-2,000 करोड़ जैसी बात कहता था। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये कहती है कि आईएसआई एक साल में तकरीबन 15 से 20 हज़ार करोड़ की फेक करेंसी हिंदुस्तान में पंप करता रहा है। 15-20 हज़ार करोड़? जी। और आपको ये जान करके ताज्जुब भी होगा और बहुत बुरा झटका भी लगेगा कि जो नोटबंदी हुई जी, उसमें 500 और 1000 की जो करेंसी जमा हुई है, वो भारत ने जितनी छापी है उससे ज़्यादा जमा हुई है। यही कारण है कि आरबीआई ने जितने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, और यहाँ तक कि संसद को भी ये आंकड़ा देने से साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास डिमोनेटाइजेशन में कितनी करेंसी जमा हुई है। बट सर, ये ऐसा नहीं हुआ कि आपने तो फिर उनके नोट को वाइट कर दिया? अगर, क्योंकि जब डिमोनेटाइज हो रहा था और आप नोट वापस लेके और एक्स्ट्रा नोट आए, तो आपने पैसे तो उसको दिए होंगे वापस? निश्चित तौर पे तो दिए आप तो ना। धारक को यही सबसे बड़ा स्कैम है मेरे दोस्त जी। यही सबसे बड़ा स्कैम है कि आपने 5 करेंसी छापी और 7 आपके पास आई हैं, तो भैया ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से आई हैं? उसका कोई तो सोर्स होगा। ट्रू। और आरबीआई जब अगर सर समझ नहीं पा रहा है वेद दोनों में डिफरेंस क्या है, असली और नकली में, तो आम आदमी क्या समझ सकता है? आरबीआई नहीं समझ पा रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं थी जी। तब तो समस्या ये थी ना कि तुरंत लोगों को नई करेंसी देनी है। हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलानी है। क्योंकि अर्थव्यवस्था चलानी है। लोगों के घरों में शादियां टूट गई, बच्चियों ने सुसाइड कर लिए उस चक्कर में। कितने लोग जो हैं वो लाइनों में खड़े खड़े मर रहे थे। करीब करीब 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो घर में खाने के लिए नहीं है। क्या मतलब, उस वक्त तूफान खड़ा हुआ था। हिंदुस्तान सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं था, आम इंसान की जिंदगी बसर करने की तकलीफ थी। जैसे मैं एक आम क्वेश्चन पूछता हूँ सर, एक आम आदमी का सवाल है कि आप इतनी बात समझते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, क्या दिक्कतें हैं, डिमोनेटाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हुई, सरकारें समझती नहीं? क्या तंत्र हमारा नहीं समझता इन चीज़ों को? देखिए, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब इस देश की सत्ता जो है वो एक ही व्यक्ति चला रहा था, और आज भी वही व्यक्ति चला रहा है। राइट। उसने अपनी सनक के लिए इस देश के 140-135 करोड़ लोगों को संकट में डाल दिया। उसका इंटेंशन जो है वो ब्लैक मनी बाहर लाना नहीं था। उसका इंटेंशन ये जो फर्जी करेंसी है उसको रोकना नहीं था। उसका इंटेंशन नक्सलवाद और इसको रोकना नहीं था, टेररिज्म को। उसका इंटेंशन ये था कि विपक्षी दलों के पास में जो धन पड़ा हुआ है उसको मैं कैसे बर्बाद कर दूं। क्योंकि ये होने के ठीक पहले नोटबंदी के उस पार्टी विशेष ने 84 ऑफिस खरीदे। इसका मतलब ये है कि उनको पहले से पता था, तो उन्होंने अपनी करेंसी, अपना पैसा तो वाइट कर लिया, बाकियों का नहीं हो पाया। तो उन असल में स्ट्राइक विपक्षी पार्टियों पे थी।
सर्जिकल स्ट्राइक थी। वो सर्जिकल स्ट्राइक समझ लीजिए। उससे कॉमन मैन को नुकसान हुआ है, इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। हम लोग 10 साल पीछे चले गए उससे। और सबसे बड़ा नुकसान मालूम है किसको हुआ है? जी। मेरे और आपके घर में जो जमा हुई इमरजेंसी फंड था ना, जी। जो हमारे घर की औरतों के पास में था, मेरी माँ के पास, मेरी बहनों के पास, मेरी पत्नी के पास, जो खर्च में से मिलने पर वो थोड़ा थोड़ा बचा के रख लेती थी और बाज़ दफ़ा वो हमें ज़रूरत पड़ने पर या उनके ही काम आ जाता था। और हमारे यहाँ पर तो हर छोटी से छोटी चीज़ पे नजराना देने का, शगुन देने का रिवाज है। ठीक है ना? अब पति के पास या भाई के पास या किसी के पास पैसा नहीं है, तो माताएं, बहनें, पत्नियां क्या करती हैं? वो जो अपना छुपा करके रखा हुआ है, वो जो इमरजेंसी फंड है, वो देती है। उसमें से निकाल करके 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये, 1001 रुपये, 501 रुपये का शगुन देती हैं, है ना? या ज़रूरत पड़ती है तो घर के लिए खाना भी आता है, राशन भी आता है, बच्चों के लिए दूध भी आता है, वो सब चला गया। तो वो नुकसान तो जो होने थे हुए, लेकिन ये जो सत्य ये है कि नोटबंदी से जो हमें बेनिफिट मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले। नोटबंदी जिस दिन हुई उसी दिन दक्षिण मुंबई के एक कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बाद में क्रेडिट बैंक बन गया, यानी प्राइवेट बैंक बन गया, वहाँ से एक बंदे ने दाऊद गिरोह के लाइन में लग करके 4-4 करेंसी दोनों डिनोमिनेशन की हासिल की, 500 की और 2000 की। वो करेंसी हिंदुस्तान से, यानी मुंबई से फ्लाई होकर के दुबई पहुंची। दुबई में पाकिस्तान से आए हुए आईएसआई के एजेंट ने वो ली, वो कराची पहुंची, आईएसआई ऑफिसर्स को मिली, वहाँ से वो करेंसी जो है उनकी प्रिंटिंग प्रेस में गई। प्रिंटिंग प्रेस में तो उनके पास में बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आनन फानन जो है उसको डिकोड कर लिया। 17 में से आपके 11 जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स, और कुछ 21वें दिन या शायद 17वें दिन या 21वें दिन, मैं ठीक से अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पहली फेक करेंसी की खेप कश्मीर में मारे गए 2 टेररिस्ट में से एक के पास बरामद हो गई थी। 21वें दिन? और ये खबर हमने तब भी छापी थी। कौन सी खबर भी थी सर? मैंने उस वक्त शायद मैं चैनल में था, इंडिया टीवी में या कहीं पर, तब हमने ये किया था और उसको लेकर के बड़ा मजाक बना था कि अरे ऐसा होता है क्या। लेकिन जो सच्चाई है वो है। जब हमें इस पूरे रूट की, हमें इसके पूरे काम की जानकारी मिल सकती है तो हमारी एजेंसीज को क्यों नहीं मिल सकती? नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने वो खबर दी है, हमने वो चीज़ शाया की है, तो आप उसमें इन्वेस्टिगेट करके उसको रोकने की व्यवस्था करें। वो आपने की नहीं, आप सिर्फ मजाक उड़ाते रहे खबर नवीसों का। भाई, आप एक खबर लाने वाला आदमी, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो बहुत जोखिम लेकर के इस तरह की खबरें निकालता है। आसान नहीं है। उसके जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, ये सब होते हैं। मैंने जब आपको कहा कि साल के 15 से 20 हज़ार करोड़ की करेंसी जो है वो इंडिया में पंप कर देता है पाकिस्तान, आईएसआई, तो उसके लिए एक पूरी की पूरी वेल ऑयल्ड मैकेनिज्म होगा ना उनके पास। 100%। पहले तो वो लोग इंडिविजुअल से करवाते थे या ग्रुप से कराते थे। 93 ब्लास्ट के बाद में जब दाऊद इब्राहिम कराची शिफ्ट हो गया, तो उसका जो स्मगलिंग रूट था उसका इस्तेमाल का होना शुरू हुआ, उसका जो स्मगलिंग नेटवर्क था उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब उसमें ये हुआ कि इनके पास में आफ्ताब बटकी नाम का एक बंदा था जो कि ड्रग्स के और इसके रूट में बड़ा मास्टर था, दाऊद के पास में, दाऊद इब्राहिम के गैंग में। तो आईएसआई ने उसको जो है ये काम सौंपा दाऊद के कहने पर, और वो आज की तारीख में डी कंपनी के लिए फेक करेंसी ऑपरेशंस का सीईओ है। सिंगापुर, कराची में। अच्छा, दुबई पहले रहा करता था, और मुंबई की ही एक नेवल सिविल ऑफिसर है, उसकी बेटी है भारती वर्मा, उससे उसने शादी की है, उसको मुसलमान बना करके उसका नाम आयशा रखा, उससे निकाह किया। और आफ्ताब बटकी जो है उसका छोटा भाई ने इसी की छोटी बहन से भी शादी की, और अब ये लोग सब कराची रहते हैं। बीच में एक मामला हुआ था जिसमें भारती भी गिरफ्तार हुई थी, और उस जी इंडिया में या कराची में? हिंदुस्तान में ही 2017 में। अच्छा। और 2017 में, माफ़ कीजिए, उसका जजमेंट आया था
और उसमें कुल 11 लोगों को जो है 7-7 साल की सज़ा हुई थी। तो उसमें भारती चांदमल वर्मा उर्फ आयशा का नाम भी शामिल है। तो उसकी बहन उसमें शामिल नहीं थी, जबकि ये दोनों बहनें भी जो हैं आफ़ताब के साथ में फेक करेंसी रैकेट में पूरा हेल्प कर रही हैं, और सारा का सारा काम तब से ही ये लोग संभाल रही हैं। ये लोग शिफ्ट हो गए हैं अभी कराची? ये लोग गायब हो चुके हैं हिंदुस्तान से। बट जब अरेस्ट हुए उसके बाद फिर? उसके बाद में कुछ समय तक जेल वेल में रहे, और मैं बाद में ट्रैक छोड़ गया उनका। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ज़मानत हासिल करके अपील के दौरान कुछ करके, और फिर वो फर्जी पासपोर्ट वगैरह से बाहर निकल गई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। दुबई गए, दुबई से कराची निकल गए। तो और इनका बांग्लादेश सीईओ जो है, उसका नाम विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली है। वो ढाका में रहता है, और उसने 3 सेंटर्स बना रखे हैं वहाँ पर बांग्लादेश में। चटगांव है और एक और जगह है, और वहाँ पर इनके अपने गोडाउन्स हैं, और उन गोडाउन्स में हज़ारों करोड़ की जो करेंसी है वो बॉक्सेस में और बोरों में पैक पड़ी रहती है हिंदुस्तान की। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मर जो बांग्लादेश का है, और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए और भी 2-4 एजेंसीज़ के लिए काम किया करता है, तो वो मेरे लिए भी काम करता है। मैंने उससे कहा कि यार ये फेक करेंसी वाला मामला है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बांग्लादेश जा कर के और वहाँ पर वो देख कर के आऊँ। तो उसने कहा कि सर मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता, क्योंकि इलीगली बॉर्डर आपको क्रॉस कराना बड़ा मुश्किल है। आप शक्ल, सूरत, बॉडी ये वो सबसे दिखते ही नहीं है कि एक कॉमनर हैं आप। आपको वो इंटेलिजेंस का आदमी या पुलिस या आर्मी का आदमी समझ करके नहीं जाने देंगे, न उधर जाने देंगे न वापस आने देंगे। तो दोनों जगह में आप अटक जाओगे। तो मैंने कहा कि मुझे ये खबर करनी है, कैसे करवा सकते हैं? तो उसने कहा कि मुझे आप अपना स्टिंग का कैमरा और बाकी सब चीज़ें दीजिए, मैं करके लाता हूँ। उसको हमने सारी इन्फॉर्मेशन फीड की, और ये वहाँ गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि ये वहाँ पहुँचा ज़रूर, उनके बीच रहा ज़रूर, लेकिन उन लोगों ने जाते से ही इसके पास जितनी इंडियन करेंसी थी, उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था जिसमें हमने स्टिंग कैमरा बना के दिया था उसे, तब स्टिंग के कैमरे बने बनाए मिलते नहीं थे, वो हमें बनवाने पड़ते थे। तो हम लोग नोकिया के जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें एक म्यूज़िक फ़ोन आता था, तो वो थोड़ा थिक होता था, और उसका कैमरा जो है वो 2.5 या 3 मेगापिक्सल का था। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और उसमें ऊपर की तरफ जाली लगी होती थी जहाँ पर माइक होते थे। उसमें हम उसका कैमरा शिफ्ट करवा करके और बनवाया करते थे। गोवंडी में एक लड़का था, बड़ा अच्छा कारीगर था, वो हमारे लिए ये काम किया करता था। तो वो लेकर के हमने भेजा, लेकिन वो वहाँ पर उन लोगों ने सारा का सारा उससे जब्त कर लिया, और बांग्लादेशी टका उसको दे दिया कि तू उसको, हाँ, उसने ये प्लेस किया कि भाई मेरे को वहाँ पर पुलिस पकड़ने वाली है, तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ छुप के रहने आया हूँ, ये बोल करके। अब उसके पास में वहाँ की सारी डिटेल्स हैं, लेकिन सबूत के रूप में फोटोग्राफ और वीडियो कुछ नहीं ला पाया, जबकि सैकड़ों करोड़ विजिट की उस जगह पे, विजिट की, वहाँ पे 3 महीने रहा, और मुझसे वो बीच बीच में फ़ोन पे बात करता था लैंडलाइन से वहाँ की दूसरी। उन्होंने जो फ़ोन नंबर दिया था उस फ़ोन से कभी नहीं करता था वो, बांग्लादेश का जो सेल फ़ोन दिया था, एक छोटा सा फीचर फ़ोन ही उस वक्त हुआ करते थे। फ़ोन रिकॉर्डिंग वगैरह होगी आपके साथ? कुछ नहीं, क्योंकि वो जिस लैंडलाइन से फ़ोन किया करता था वो बड़े ऑड टाइम पे अचानक करता था। और हम लोगों के पास में भी ऐसी व्यवस्थाएं मतलब नहीं थी कि हम तुरंत रिकॉर्डिंग कर पाते। हालांकि मैंने, कौन से साल की ये बात हो रही सर? ये 90s की बात कर रहा हूँ मैं, लेट 90s की। और मैंने मतलब इतनी कैपेबिलिटीज़ अपनी डेवलप कर ली थी कि बहुत छोटे छोटे मतलब इक्विपमेंट ऐसे बना लिए थे कि मैं फ़ौरन मतलब रिकॉर्डिंग करने की पोजीशन में आ जाता था। यानी 30 सेकंड में मैं कोई भी कॉल रिकॉर्ड कर सकता था, अगर वो मुझे लैंडलाइन पे भी आया है। तो मुझे सिर्फ इतना करना होता था कि मेरी एक छोटी सी डिवाइस होती थी, छोटा एक डाइवर्जन बॉक्स होता था, तो जो फ़ोन कॉल आ रहा है जिस लाइन से, उसको मैं मेरे उसमें इनपुट में डालना होता था, और इसकी जो आउटपुट होती थी वो 2 होती थी। उसका एक आउटपुट मुझे मेरे फ़ोन में डालना है, और एक आउटपुट मेरी जो है डिजिटल उसमें जाती थी डिवाइस में, और हम जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो जो भी कॉन्वर्सेशन होता था वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता था। पहले सेम जो चीज़ होती थी वो टेप पर थी, डिक्टाफोन जो आते थे छोटे वाले, जिसमें माइक्रो कैसेट लगती थी, तब वो थी।
बाद में ये चीज़ भी आ गई, वो हम लोगों ने बहुत यूज़ की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाया, क्योंकि वो बहुत ही ऑड आवर्स में और अचानक आते थे। और जब मैं अखबार में काम किया करता था तो वहाँ पर ओपनली मैं वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाता था मेरी टीम के सामने, क्योंकि वो थोड़ा सा लीक इन्फॉर्मेशन परेशानी का सिलसिला बनता था। तो लेकिन उसने मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत दी, हमने उसके आधार पे खबरें बहुत की, और काफ़ी मतलब उसका फ़ायदा जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी हुआ। एक जो है उन 3 जगहों में से एक गोडाउन जो है हमारी एजेंसीज़ ने जा कर के जलाया भी था वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हमने बाकायदा मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में वो किया था। भेजा तो था आपने। हाँ, उसको इस तरीके से प्लान किया था जो लगे कि एक्सीडेंटली वो बर्न हुआ है, लेकिन वो जगह जली थी और उसमें करीब 600-800 करोड़ के आसपास की फेक करेंसी जली थी। तो अभी सर आपने बोला कि जैसे कि दाऊद ने बड़ी हेल्प की शुरुआती दिनों में। मुझे सिर्फ ये जानना है कि दाऊद और आईएसआई एक तो कनेक्ट कैसे है, दोनों जुड़े कब होंगे, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो नोट वाला चक्कर है उसका कहीं ना कहीं टेररिज्म से तो कनेक्शन है ही, बिल्कुल ऐसे ही चाहता ही होगा। तो एक तो नोट इंडिया में लाना, उसको खपाना और फिर उसको फिर टेररिज्म में यूज़ करना, इतना आसान काम तो मतलब सुनने में जितनी ऑनलाइन में खत्म होगी उतनी आसान काम तो है नहीं। तो इसके लिए तो काफ़ी इंडियन लोग भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, मतलब पूरा ना पूरा किसी न किसी एक मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई न कोई इंडियन तो उसमें इन्वॉल्व है और कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंडिविजुअल हमारे आपकी बस की बात तो है नहीं कि हम 24,000 करोड़ या 15,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान का जो फंड आ रहा है उसको हम खपा दें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो पूरा नेटवर्क कैसे यूज होता है इंडिया में, और लोग जो अवेयर है, एज ए इंडियन बात कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप नकली नोट भेज रहे हैं, या पाकिस्तान के थ्रू हो, आईएसआई के थ्रू हो, या फिर किसी और कंट्री के थ्रू आ रहा हो। अच्छा, इंडियन हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं ये काम तो नहीं कर सकते हैं, गलत है ना। क्राइम इंडिया में क्राइम करना और ये देशद्रोह जैसा काम हो गया। तो इसके बारे में अगर बता पाए कि रूट पूरा काम कैसे करता है और कौन कौन से इंडियन या कौन कौन सी इंडियन कंपनी इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, गैंग तो एक ही इन्वॉल्व है, दाऊद गैंग, डी कंपनी जिसको कहते जी। हैं। लेकिन टेरर ऑर्गेनाइजेशन कई हैं, जिनमें से अल बद्र का नाम जो है, अल बद्र जो है उसका नाम उभर करके कई बार सामने आया है। 90 से ही बोल रहे हैं जी जी। अब तक। हाँ हाँ, अल बद्र तो अब मतलब डिफंक्ट है, हाँ। लेकिन 2010 का जो डिकेड है वहाँ तक मिला है, 2000 शायद 17 तक तो जानकारी में है। और जम्मू कश्मीर में एक बैंक का एक मैनेजर गिरफ्तार हुआ था जिसने कि 24 लाख रुपए अल बद्र के टेररिस्ट से ले करके और उनको हाफ मनी में, 12 लाख मतलब रुपए। हाँ, 12 लाख रुपए उनको दे करके और 24 लाख की फेक करेंसी अपने ही चेस्ट में डाल करके, अपने ही एटीएम मशीनों में डाल करके और कॉमन मैन के चला बीच दिया उसने। खपाई थी। बाद में वो गिरफ्तार हुआ और उसने जो इंट्रोगेशन हुआ था उसमें उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने अल बद्र के लिए ये काम किया है, और वो कई सालों से ये काम कर रहा था। तो जैसे आपके और वहाँ कर जो डिफरेंट टेरर ग्रुप्स हैं जिसमें लश्कर तैयबा भी एक है, इन लोगों को जो वो करेंसी है वो आईएसआई फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, अच्छा, उसके लिए पैसा नहीं लेती है। हाफ भी नहीं। नहीं, दाऊद गैंग से ऑन द कॉन्ट्रेरी 40% कॉस्ट जो है वो रिकवर की जाती है। ठीक है, दाऊद गैंग को भी दिया जाता है फ्री में ही, लेकिन दाऊद गैंग जब किसी नेटवर्क में उसको डालता है हिंदुस्तान में, तो उनसे जो है वो 40-60 के रेशियो पे देता डील है। करते हैं। अगर सपोज मैं उनसे ले रहा हूँ करेंसी, किसको देता है दाऊद, यहाँ किसको देता है? एनीबडी कैन टेक दैट मनी। अच्छा। ठीक है ना, जो इंडिविजुअल चला सकता है हिंदुस्तान में, वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, वो नेपाली भी हो सकता है, वो कुवैत या दुबई का आदमी भी हो सकता है, हिंदुस्तानी भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। मोस्टली ये काम जो है इंडिविजुअल से करवाया जाता है। मोस्टली ये जो काम है वो उन लोगों से करवाया जाता है जो बहुत कॉमन मैन होते हैं, अमीर आदमी। बट और हम आप सर कितना नोट खपा देंगे, मतलब हमारी आपकी कैपेसिटी कितनी होगी एक आम आदमी की? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा 8 साल का, नेपाल का निवासी, बम्बई में 500 रुपए की फेक करेंसी चलाते हुए पकड़ा गया। 8 साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा। वीटी के आसपास की घटना है। तो जब इन्वेस्टिगेशन उसी दिन पूछताछ करके और वो हुआ, तो उसने बोला कि मेरा बाप और भाई बाहर हैं, तो उन लोगों को भी पकड़ा गया। इन तीनों से मिला करके एक अच्छी खासी क्वांटिटी में फेक इंडियन करेंसी मिली, 500 और 1000 रुपए की।
पता चला कि ये बाप जो है और ये दोनों बच्चे पाकिस्तान, ये माफ़ कीजिए, नेपाल के रहने वाले हैं। उनको जो है 40% कॉस्ट पे ये करेंसी दी गई थी और वो बेचारे गरीब थे। उन्होंने चंद रुपए कमाने के लिए इंडिया ये रूट पकड़ा। उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने जो तरीका है फेक करेंसी चलाने का, ये उनको नहीं पता था। वो सीधे बम्बई आ गए। आमतौर पर जो समझदार फेक करेंसी चलाने वाले लोग हैं वो गाँव में चलाते हैं, ढाबों पे चलाते हैं, हाईवेज के ऊपर सड़कों पे चलाते हैं, पान की दुकानों पे चलाते हैं, ऐसे शराब खानों और ऐसे बार में चलाते हैं जहाँ रोशनी बहुत कम होती है, जहाँ पर फास्ट मूविंग कैश का मामला चलता है, ऐसी जगहों पे चलाते हैं। जिन रेस्टोरेंट्स में या जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, जैसे कोई वड़ा पाव की दुकान है जहाँ पर बंदे को फुर्सत ही नहीं है, और क्या नोट आ रहा है नहीं आ रहा, तो देख वहाँ नहीं पे गए कि अरे भैया 200 रुपये का वड़ा पाव बांध दो, 2000 का नोट दिया। वो बहुत ज़्यादा उस ध्यान से नहीं देखेगा, वो बस ऐसे करके देखेगा और ऊपर से उंगली से छू करके देख लेगा कि उसको लगेगा हाँ ठीक है, वो 1800 रुपये गिन के दे देगा और आपको 200 रुपये के वड़ा पाव दे देगा। कहीं जाएंगे, 2 डिब्बी सिगरेट खरीद ली पनवाड़ी से। आज अगर विदेशी आप सिगरेट खरीदने जाते हैं, कोई भी अच्छा ब्रांड 20 पैकेट का जो होता है वो 300-400 रुपये से नीचे नहीं है। तो इस तरीके से ले लिया बट कहीं। सर एक सहज रूट, मतलब इजी रूट, जैसे अभी कोई ऐसा ही वाला इंडिविजुअल को तो बांटेगा नहीं, वो उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो होंगे मेन ऐसे, डी वो बता। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छा। ठीक है ना। मेन जो आपका C&F जो बोलना चाहिए, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो का काम है वो दाऊद का है। अब उसके वहाँ से करेंसी कहाँ कहाँ जाती है? इंडिया में पूरा दाऊद ही हैंडल करता है डुप्लीकेट करेंसी। इंडिया का तो पूरा डी कंपनी करती है, दाऊद कुछ नहीं करता है। डी कंपनी कर रही है। और डी कंपनी में कौन? तो आपका आफ्ताब भट्टी और उसका भाई और उसकी पत्नी भारती और वर्मा, हाँ, ये दोनों, भारती और उसकी बहन, ये मेन हो गए। अब जैसे मैंने बांग्लादेश सीईओ बताया, वैसे ही नेपाल सीईओ था एक वक्त में, मिर्ज़ा दिलशाद बेग, जिसका मर्डर हो गया। राइट। फिर उसके बाद में अंसारी आया। अंसारी को भी हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड के थ्रू मरवाया। फिर उसके बाद में उसका बेटा यूनुस अंसारी आया। यूनुस अंसारी को टारगेट करके और उसको फिर अरेस्ट करवाया है भारतीय उसने, हमारी एजेंसियों ने। और जो जमीम शाह उर्फ जंबो, जो कि कश्मीर मूल का था और काठमांडू में रहा करता था, मतलब उनकी 2-3 पीढ़ियों पहले ही वो लोग जो कश्मीर से नेपाल शिफ्ट हो गए थे, काठमांडू चले गए थे। तो जमीम शाह उर्फ जंबो जो है वो दाऊद इब्राहिम का एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्टर था, डी कंपनी का बड़ा काम संभाला करता था वहाँ पर। और जमीन जो है उसके पास में वहाँ पर अपना अखबार था, मैगज़ीन थी, न्यूज़ चैनल था, रेडियो स्टेशन था, एविएशन कंपनी थी, कार एंड बस रेंटल कंपनी थी। मल्टी मिलियनर था भाई वो, मिलियनर नहीं बिलियनर बोलना चाहिए। उसको भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ मुंबई के ही अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में मिल कर के एक ऑपरेशन में, ठीक जो नेपाल का राजप्रासाद है, जो महल है वहाँ के राजा का, उसके बाहर की चलती हुई सड़क पे इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच में, ठीक इंडियन स्टाइल जो बॉम्बे स्टाइल ऑफ किलिंग होती है वैसे उसको मरवाया। उसमें यमाहा RX 100 बाइक ब्लैक कलर की एक इस्तेमाल हुई थी, जो कि यूपी या बिहार से चोरी करके गई थी। अच्छा। और उसको ड्राइव करने वाला लड़का जो है वो, और उसको पूरा इस ऑपरेशन को हैंडल करने वाले लड़के का नाम था उदय शेट्टी। वो वहाँ पे पकड़ा गया था, उसको जेल हुई, अभी थोड़े समय पहले वो रिहा हुआ है काठमांडू जेल से। और उस केस में एक डोंगरी का लड़का था जो शूटर था, वो भी गिरफ्तार वहाँ पर हुआ था। और वो लड़का जो है बहुत ही गरीब परिवार का ऐसा लड़का था, लेकिन डी कंपनी से पहले कभी जुड़ा रहा है ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मुझे उसके बैक हिस्ट्री इस तरह की मिली नहीं। लेकिन वो छोटा राजन गिरोह के और इनके लिए उसने ये ऑपरेशन किया था, शूटिंग की थी। तो वो जिस कार में जा रहा था वो ये थी लैंड रोवर या कोई सी SUV थी, और उसमें जब वो जा रहा था तो वो बाइक सामने ले जा कर के गिराई और उसको, गाड़ी को रुकवाया, और दोनों तरफ से आकर के 2 बंदों ने उसको गोलियां मारी थी।
ऑन द स्पॉट मारा गया था। करीब करीब 35-36 गोलियां चली थी और काफ़ी उसको बुलेट जो है बॉडी में लगे थे। और बहुत बड़ा हंगामा मचा था उस चीज़ का, और उसमें थोड़ी सी भारत और नेपाल के बीच में तल्खियाँ भी संबंध भी आई खराब थी और परेशानियाँ हुई थी। लेकिन चूंकि वो ओपनली तो टारगेटेड किलिंग होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड एक्टिविटी के रूप में सामने आया, इसलिए वो चीज़ें बाद में जो हैं वो संभल गई थी। परंतु सच्चाई तो यही है कि हमारी एजेंसीज़ ने ही वो काम किया था, और उसके बाद में वो एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी कमी आई। यूनुस जो है उसको जब गिरफ्तार किया था तो मेरा ख्याल है कि उसके पास से कुछ 6-8 करोड़ रुपए की ऐसे कुछ बड़ी क्वांटिटी में इंडियन फेक करेंसी बरामद हुई थी। अच्छा। तो उस पे जेल में बाद में उदय शेट्टी ने हमला भी किया था, उसको मारने की जेल में भी कोशिश हुई है, लेकिन नेपाल जेल में? नेपाल में ही, काठमांडू जेल में ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा ऑपरेशन, और वो बच गया था। उदय सेठी मुंबई का था? उदय शेट्टी मुंबई लोकल का नहीं है तो वो साउथ का ही। साउथ का। और वो छोटा राजन गिरोह से और इन लोगों के साथ में जुड़ा रहा है। छोटा राजन, अरुण गवली और अली बुदेश का जब एक नेक्सस बन गया था, उनका कंसोर्टियम बन गया था, तब ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो ये लोग सब जो है वो हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ में मिल करके इस तरह के ऑपरेशन चला रहे थे। तो बहुत सारे छोटे छोटे और भी लोगों को जो कि फेक करेंसी लाने ले जाने का काम भी करते थे, या जो छोटे मोटे मतलब इस तरह के लोग थे जो फेक करेंसी ला करके बेचा भी करते थे, यानी कैरियर नहीं थे, बेचते भी थे। उन लोगों को भी सबको मतलब जो है मारने का काम हमारे यहाँ हुआ है। कईयों के अपहरण करके उन लोगों को गायब भी कर दिया है। इंडिया में? इंडिया नहीं, बाहर भी, बांग्लादेश और नेपाल? पाकिस्तान में, पाकिस्तान सॉरी माफ़ कीजिए, नेपाल में खास तौर से, क्योंकि नेपाल हमारी ओपन बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच, जी। और उतनी ही ओपन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो वहाँ से, और आसान हो एक जाता है। एक जो रूट है ना जिसके बारे में आज तक काम नहीं हुआ है, वो चाइना से एक रूट और भी है, जो चाइना से एक पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, और वहाँ से वो एक सड़क आती है, वहाँ से वो बड़े पैमाने पे फेक करेंसी आती है। इस दिशा में अभी तक हमारी एजेंसीज ने काम चाइना नहीं भी किया। ऐसे के साथ इन्वॉल्व है इस काम में? चाइना में उनकी प्रेजेंस है, चाइना आंख बंद करता है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब चाइनीज़ जो आपकी खुफिया एजेंसियां हैं वो उनको रोकती नहीं है, क्योंकि उनका मकसद वही है जो कि आईएसआई का है, हिंदुस्तान को डीस्टेबलाइज करते रहने का जो मकसद है मूल रूप से। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे खेल में एक इंटरनेशनल कॉकस जो है वो ऑपरेट कर रहा है, स्टेट एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं बेसिकली। तो उसमें अब जैसे खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश में बड़ी आसानी से पाकिस्तान से मुद्रा आती है और वहां से हमारे देश में आती है। उसको ऑपरेट करने वाले कोई और होंगे, डी कंपनी तो नहीं डी होगी? कंपनी ही है। अच्छा, डी कंपनी खाड़ी देश भी डी handle कंपनी ही सारी जगहों पे भेजती है। आईएसआई जो है वो अपने लोगों के थ्रू जो भेजती है वो अलग है। करती है। डी कंपनी अलग। डिप्लोमेट्स के जरिए जो आती है, कार्गो के थ्रू जो आती है, वो अलग कहानी है। अब जैसे सिंगापुर से हमारे यहाँ पे बहुत करेंसी आती है, तो सिंगापुर से जो करेंसी आती है मोस्टली वो ह्यूमन बॉडी पे नहीं आती है और बैगेज में नहीं आती है, वो कार्गो में आती है। उसी तरीके हांगकांग से आती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हिंदुस्तान का हमारा कार्गो है शिपिंग उसमें, जी, पोर्ट जितने तो भी पोर्ट पे, अब वहाँ पर दो ही ये लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, कंटेनर स्कैनर। उसमें से एक बहुत पुराना है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर सेमी लिक्विड जो मटेरियल है वो उसको स्कैन नहीं कर सकता। अगर 4 इंच से मोटी कोई शीट है लोहे की या किसी मेटल की, उसको भेद नहीं पाता वो। तो उसमें रखी हुई कोई भी चीज़ निकल जाएगी, क्या मालूम पड़ेगा। दूसरा जो है वो आधुनिक है, उसमें 4 mm से थिक अगर कोई मोटी शीट में रखा हुआ मटेरियल है उसको भी भेदता है। लिक्विड, सेमी लिक्विड में भी वो पता कर सकता है। लेकिन वो सब जगह अवेलेबल नहीं होगी, वो सब जगह है नहीं, सारे पोर्ट पे नहीं होगी। सारे पोर्ट छोड़िए, यहाँ पर भी जो है उसकी एक दिन की कैपेसिटी कितने कंटेनर की है, बहुत अधिक हुआ 500-1000 की। फिर इंटरनल मुझे लगता है पोर्ट पे करप्शन तो होगा ही। पोर्ट का करप्शन अपनी जगह है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन में भी तो माल आता है ना। हाँ बिल्कुल, मिस्टेक ठीक है, आपने दिखाया चाइना से जो सामान आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है या फलानी जगह से आ रहा है, उसमें आपने दिखाया कि साहब इसमें रद्दी कागज भरा हुआ है, या आपने उसमें दिखाया कि बुक्स पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, फलाने का ऑर्डर था, वो बुक्स छप के आ रही हैं, उसके बीच में कार्टन्स के बीच में फेक करेंसी रखी है। एक अगर 10 फुट का कंटेनर है
और फुल लोड ऑफ बुक्स अगर हों और उनके बीच बीच में अगर करेंसी रखी हो, बड़े आराम से आपकी 2-3 हज़ार करोड़ की करेंसी आ जाएगी एक कंटेनर में। एक कंटेनर में। 20 फुट का होगा तो करीब 5,000 करोड़ की आ जाएगी। आप कैसे ध्यान देंगे, कैसे रोकेंगे? तो ये जो चीज़ें हैं, इनको रोकने के लिए, इनको समझने के लिए हमारी एजेंसीज़ को मिल कर के काम करना पड़ेगा और एक समेकित प्लान बना करके, योजना बना करके उस पे काम करना पड़ेगा, वरना ये समस्या हल नहीं होने वाली है। और आपको ये बता दूं कि डी कंपनी जो है, उसके जो ये ऑपरेशन है वो इतने अपने आप में लीथल हैं, इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि उसको आप हैंडल कर ही नहीं सकते। अच्छा, उनके पास में सिल्क रूट है, उनके पास में जो आपका तीनों वेरियस और जो ड्रग्स रूट्स हैं वो हैं। आपके आसाम से पुणे के ऊपर लाद करके एट अ टाइम जब 20-20, 30-30 बैगेज भर करके आर्म्स एंड एमिनेशन आते हैं और उनको हमारी जो डिफेंस इंटेलिजेंस है वो क्रैक करके रोकती है और उनके बीच में फायर एक्सचेंज होता है और पकड़ा जाता है, मारा जाता है। आप सोचिए कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो कितनी आसानी से कब कब पार हो करके आ जाती होंगी। बांग्लादेश बॉर्डर्स पे तो आप मान करके चलिए कि हर दिन बंडल जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स इस साइज़ के, जिसमें एक बार में मेरा ख्याल है कि अगर 2,000 के नोट हों तो एट अ टाइम जो है वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आ जाएंगे। इतने बड़े बंडल जो हैं वो बॉर्डर की जो हमारी वो लगी हुई है फेंसिंग, वो करीब 15-20 फुट की होती हैं, 12 फुट की होती, उनके दूसरी तरफ यानी हिंदुस्तान की तरफ फेंक देते हैं। यहाँ का बंदा उठा करके और उन्होंने हिंदुस्तान के दूसरे ठिकानों पे ला करके चलाता है। बहुत कॉमन चीज़ है, तो बहुत आराम से चलता है। जो हमारे यहाँ से ट्रकों में माल सप्लाई होता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, उसके अंदर आती हैं चीज़ें। सारे ट्रक तो खोल करके नहीं देखे जाते, चेक किए जाते। और फेक करेंसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं है। आप कैसे उसे ट्रैक करेंगे? आप स्निफर डॉग उसके लिए ट्रेन नहीं हो सकता। वो भी एक बड़ी समस्या है। वो तो जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई या रैंडम चेक में आपने पकड़ लिया उतना ही पकड़ टिप पे ही आप पकड़ पाएंगे, किसी बस लीड मिल जाए तो बिल्कुल, अदरवाइज तो मुश्किल ही लग रहा है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है ये कोई समस्या कोई इंडिया की तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में डुप्लीकेट करेंसी चल रही है। और मैंने एक बार कहीं पढ़ा भी था कि डॉलर भी छप रहे हैं डुप्लीकेट। तो इस तरह से जो छपाई हो रही है, लोग आ भी रहे हैं अभी। अब जो आपने बताया और जो मैं सोच पा रहा हूँ कि अभी तो ये एक तरह से देखिए हमारी इकोनॉमी के ब्लड में घुस चुका है, कैसे फिल्टर होगा ये? कोई तरीका ही नहीं है। आप और अगर दोबारा वैसा ही डिमोनेटाइजेशन करने की कोशिश की तो अब भी कोई फायदा नहीं तो भी कोई फायदा नहीं है। इसका तो सबसे अच्छा तरीका उसको फिल्टर करने का ये है कि जहाँ जहाँ पर जो जो करेंसी आपको मिलती है बस वो करेंसी आप सीज करते जाइए। आप दो तरीके से लोगों को फिल्टर कर सकते हैं। एक वो व्यक्ति जो कॉमन मैन है जिसके पास में जो फंस गया है, आप उसके खिलाफ केस नहीं बनाएंगे। वैसे ऑर्डर्स भी हैं लेकिन पुलिस वाले अपने हफ्ताखोरी के चक्कर में बेचारों को तभी आम आदमी डरेगा नहीं और पहुंचेगा थाने में। तो फेक करेंसी मिली, सीधे बैंक में गया, पुलिस के पास गया कि साहब मेरे पास में ये फेक करेंसी आ गई है, जमा कर लीजिए। लेकिन सरकार उसके साथ में अगर एक योजना बना दे कि साहब 2,000 रुपये का अगर फेक करेंसी नोट आपको कहीं से मिल गया है गलती से, आप ला करके दीजिए, आप जेन्युइन अगर मतलब विक्टिम है तो आपको वो रियम्बर्स किया जाएगा। तो आदमी आकर के वो फेक करेंसी जो है वो देगा। एक बट इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग फिर प्लान वे में भी करेंगे, हो सकता है, लेकिन एक छोटा रिक्शे वाला, एक छोटा दूध वाला, एक झल्ली पाटी उठाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, उसके पास में अगर 500 का नकली नोट भी आ जाए या 2,000 का नकली नोट आ जाए ना, तो उसकी करीब करीब समझिए 10 दिन की कमाई चली गई। वो क्या करेगा? तो वो फेक करेंसी किसी ना किसी को टिकाएगा, चिपकाएगा, प्लस उसको सर्कुलेशन में रखेगा। प्लस उसको क्रिमिनल बनने का डर अलग से कि क्रिमिनल तो छोड़ दीजिए ना, एक करेंसी में क्या क्रिमिनलिटी आई? नहीं, पुलिस तंग करती है जैसा आपने बोला, वो अलग है बात। पुलिस तो टॉर्चर करेगी उसको। वो तो बोल देगा कि साहब हमका क्या मालूम, हमका मिली, हम दे दिए दूसरे को, ई साहब पकड़ लिए तो हम क्या करें? वो तो सिंपली ये बोल देगा, मी काय करूं साहेब, मला काय माहिती, असल आहे नकल आहे तो ही होगा, सिंपल। तो आप क्या कर लोगे? 4 डंडे मार लोगे। और क्या कर सकते? कहाँ से लाया तू? अरे साहब एक बार धंधा कर रहा था, उसके अंदर आ गया,
मुझे क्या मालूम कौन देके गया, हो गई कहानी खत्म। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, कोर्ट लेकर के जाओगे उसको अरेस्ट करके, कोर्ट में जा करके वो रोना रोएगा, जज को भी समझ में आएगा कि भाई ये तो विक्टिम है, इसको अननेसेसरी मतलब हरास किया जा रहा है, बेल मिल जाएगी, चलेगा केस 30 साल, मरमुरा जाएगा उस बीच में। तो वो विक्टिमाइज करने के बदले में आप उसके लिए कुछ ऐसी योजना बनाएं। अब आपने जैसे पूछा कि फेक डॉलर छपते हैं, कौन नहीं छापता, हमारे यहाँ तो छोटा राजन भी छापता है सिंगापुर में। हाँ, मतलब अलग जगहों पे है, structure। ठीक है ना। बीच में ये भी खबर आई थी आपके संतोष शेट्टी के बारे में भी ये सिलसिला आया था कि वो भी फेक डॉलर का बिजनेस करता है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हिंदुस्तान में भी लोग करते हैं वो काम। अब इंडिया में तो क्या है, दो तरह से हम डॉलर लेते हैं, एक हम लीगल तरीके से लेते हैं और एक हम हवाला वालों से या फेक जो माफ़ कीजिए जो ऐसे बेचने वाले लोग होते हैं उनसे लेते हैं। अब बेचने वाले आदमी ने आपको फेक डॉलर $10 के साथ में $2 आपको फेक चिपका दिए 100 के, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप वो ले करके यूएसए यूके वगैरह इधर उधर कहीं चले गए, वहाँ पे आपका वो नोट देखा, पकड़ा गया, तो वो बोलेंगे ये फेक है, हमने सीज कर लिया। आदमी को कुछ नहीं करते वो नहीं करते। इंडिया में भी ये रूल है, आपने बैंक में जा कर के दिए, उसमें कोई भी एक नकली नोट निकला तो उनके पास नियम उनका ये कहता है कि आपको तुरंत उसे सीज करना है, उसको 2 लाइन मार्क करके, उसको फेक करेंसी लिख करके, उसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म जमा कर बनाना है, जिस व्यक्ति से वो मिला है उसके डिटेल उसमें डालने हैं, बैंक अकाउंट नंबर और ये वो सब नाम वाम के साथ में, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी कुछ हो, एड्रेस वेड्रेस के साथ, और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को भी देनी है। चूंकि पुलिस ऑफिसर के पास में केस जाएगा, पुलिस के पास में, इसलिए वो जो बैंक ऑफिसर है उसके लिए भी समस्या खड़ी होगी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि वो करेंसी लेते हैं और उसको सीज नहीं करते, और सीज भी अगर करेंगे तो फॉर्म नहीं भरते, वो सिंपली रख लेंगे। एक बार मेरे साथ ही हुआ था। अच्छा। मैं कुछ कैश लेकर के बैंक में डिपॉजिट करने गया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको सीज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए, बट मुझे दो, फॉर्म सबमिट कीजिए और मुझे उसकी कॉपी दीजिए। बोले नहीं, हम कोई फॉर्म नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, आप अगर नहीं करेंगे तो मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगा। मैं पता नहीं होगा आपके बारे में। मैंने कहा कि वो जो उस वक्त टेलर पे बैठा हुआ बंदा था उसे मेरे बारे में नहीं पता था, अदरवाइज बैंक के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, बाकी सब लोग जानते थे, प्यून तक जानता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या मतलब स्टैंडिंग है। तो वो लेडी जो है वो जिद पे अड़ गई। मैंने कहा देखिए, आप अपनी गिरफ्तारी की व्यवस्था कर रही हैं, अगले 10 मिनट में मैं आपको अरेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये करेंसी अगर आप सीज कर रही हैं और फॉर्म जमा करके बना करके मुझे उसकी कॉपी अगर नहीं दे रही हैं, मेरे साइन उस पर नहीं करवा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये फेक करेंसी लेकर के आप खुद इसको चलाएंगी या चेस्ट में डालेंगी और नकली रख करके असली आप उठा लेंगे। आप मेरे ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? राइट। मैं आपका ज़रूर बिगाड़ लूँगा। तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ भारी वैसे ही है और ऊंची हो जाती है जब गुस्से में रहता हूँ। तो सब आवाज़ सुनी तो मिस्टर शेट्टी जो डिप्टी मैनेजर थे वो बाहर ही बैठा करते थे, तो उनको सुनाई दिया। उन्होंने ऐसे करके देखा वेखा तो मेरी शक्ल दिख गई, तो भागते हुए आए, सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये लेडी ऐसा ऐसा बोल रही हैं, ये करेंसी फेक है और ऐसा सिलसिला है। अरे बोले कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, 1 मिनट रुको। वो उन्होंने पेन लिया, उसको 2 लाइन ऐसे लंबी पूरी खींची, उस पर फेक करेंसी लिख करके और मुझे वापस दे दी। बोले सर आप ये लेकर के जाइए। काम खत्म। हाँ काम खत्म। मैंने कहा ये चलेगा मुझे, अगर आप मुझे बिना उसके भी वापस देते तो भी मैं उसको नहीं चलाता, तो भी मैं पुलिस में ले जाके जमा करता। अब आपने ये कर दिया है, अब ठीक है, अब तो ये नल्ला हो गया, अब तो इसको पुलिस में जमा ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ रिकॉर्ड के लिए करना चाहिए था। पर मैंने वो स्पेसिमेन अपने पास रखा कि ये बाद में कभी हमें वो स्पेसिमेन न्यूज़ में दिखाने के काम आएगा। इतना हूबहू बनी हुई है वो करेंसी कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। सर मुझे एक सवाल आ रहा था कि मैं बार बार इस चीज़ पे जानना भी चाह रहा था कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है नोट का, तो आपने काफ़ी कुछ बताया भी। मेरा एक जानना है कि जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे हम लोग देखते भी हैं कि खुलेआम नोट बांटे जाते हैं, और काफ़ी हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्रतिनिधि अपने लेवल पे बांटता है।
यहाँ तो बड़ा आसान है, हजारों हजार लोग हैं, लाखों लोग, बांट दो सबको, नकली गया असली गया किसको क्या पता। ये होता है, यूज होता है। राजनीति में नकली करेंसी का इस्तेमाल चुनाव के समय में बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अच्छा, मतलब एक बीच में सॉरी कट कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता कि वो डिमांड करके फिर पाकिस्तान से मंगवाते हो कि भाई अभी जरूरत है हमें? ऐसा होता नहीं है। बट ऑब्वियस पाकिस्तान में बैठा हुआ ऐसे कि इस समय डिमांड तो बढ़ेगी, इलेक्शन का टाइम है। हाँ, उनको मालूम होता है ना, राइट। तो इसलिए वो लोग फेक करेंसी चुनाव के ठीक पहले करीब 3 महीने से 6 महीने पहले पंप करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे उसका स्टॉक बनना शुरू हो जाता है। और यहाँ के जो डीलर्स होते हैं ना, या जो सर्कुलेशन में लाने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने आप ही पॉलिटिकल पार्टीज के उन लोगों को, मैनेजर्स को कनेक्ट कर लोकल लेवल पे अप्रोच कर लेते हैं। और वो लोग भी इसलिए वो करेंसी ले करके और अपनी जो ओरिजिनल करेंसी है उसके बीच में डाल देते हैं, क्योंकि आपको 50% की कॉस्ट में मिल गई, ठीक है सर, 1 करोड़ की जगह 50 लाख पे मिली। हाँ, तो वो आपको 85 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, या और भी सस्ती मिल गई, ठीक आपको है। लगता है लीडर अवेयर रहते होंगे इन चीज़ों से, जो मेन लीडर जिनका पैसा बच रहा है, या फिर बिना उनकी जानकारी और सहमति के कैसे होगा वो काम? अरे भाई, मैं अगर मैनेजर हूँ और आप मेरे लीडर हो, तो मुझे आपको तो बताना पड़ेगा ना कि साहेब इतना बचाया, तो आप भी खुश हो करके मेरी पीठ थपथपाओगे कि चल भाई तूने बढ़िया काम किया, आजा आज तुझको मैं बढ़िया दारू पिलाता हूँ, मुर्गा खिलाता हूँ। दैट वे जानकारी सबको होती है। आप इग्नोरेंट बन जाएं वो अलग कहानी है। सर अभी जो एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो नो डाउट डुप्लीकेट करेंसी तो है ही, जो हमारे लिए एक समस्या है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था, वो है हमारा कैश। और काफ़ी बड़े लेवल पे कैश भी इंडिया में घूमता है। मतलब मैंने ऐसा सुना है, और मैंने बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि जो ये प्राइवेट जेट हैं उसमें भी कैश जाते हैं, एम्बुलेंस है उसमें, मतलब इसके पीछे कोई सच्चाई है? देखिए, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिनका इस्तेमाल होता है, और ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो नहीं इस्तेमाल होता है? बट एयरपोर्ट जैसी जगह सर, अगर वहाँ पे अगर ये सब भाई एयरपोर्ट पे देखिए कई तरह की चीज़ें हैं। जी। यदि एक प्रधानमंत्री जा रहा है और उसके साथ में 100-150 बक्से जा रहे हैं, कौन चेक करेगा? किसकी मजाल है जो देख ले? कौन हिमाकत करेगा टेढ़ी नज़र से देखने की? यहाँ तो एमएलए डीएम कोई चेक नहीं कर रहा है सर। ठीक है, एक वो चीज़ है। दूसरी ये है कि आप इस तरीके से उनको छुपा करके चीज़ों को ले जाते हैं, पैक करके या ले आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। एक से एक नायाब तरीके खोजे जाते हैं। अब मैं दुबई के एक बंदे को जानता हूँ, जो आपके ये जो कैमरे के ट्राइपॉड हैं, आपकी जो लाइट्स की जो ट्राइपॉड एंड मोनोपॉड्स हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो गोल्ड के बनाता है। अच्छा। और हूबहू ऊपर से वो वैसा ही दिखेगा, सिल्वर कोटिंग या एल्यूमिनियम का बना हुआ जैसा वो होता है, लेकिन हर पार्ट गोल्ड का होगा। अब लेने के लिए आप क्या लेकर के आ रहे हैं वहाँ से? ट्राइपॉड, लेकिन गोल्ड है। और एक एक उसके साथ में जो है आप 5-5 किलो 10-10 किलो लेके आ जा रहे हैं। कैसे आप पकड़ोगे जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना, टिप ना हो? अब जो हमारे जो ट्राइपॉड्स होते हैं कैमरे के, मोस्टली वो ब्लैक कलर के जो होते हैं, ड्राई पाउडर कोटिंग प्रोसेस से वो कोट किए हुए होते हैं। वो पट्टा सेम तरीके से उनको ड्राई पाउडर कोटिंग कर देता है गोल्ड को। और वो जब ट्राइपॉड बनाता है तो उसका वेट उतना ही रखता है जितना ओरिजिनल का होगा। और तभी तो वेट का फायदा सर, वेट का ही तो बेनिफिट है उसमें। ठीक है, अब अगर वो 3.5 किलो का होता है तो वो 3.5 किलो ही बनाएगा। तो ओरिजिनल को डिसमेंटल करके उसके बदले में पाइप्स और हेड जो है वो गोल्ड का लगाएगा, बाकी सारे प्लास्टिक पार्ट सेम लगाएगा, स्क्रू ये वो सब चीज़ें सेम लगाएगा। ठीक है ना? तो उसी तरीके से फेक करेंसी में भी होता है। अब यदि आप एक डेड बॉडी लेकर के जा रहे हैं और उसके नीचे जो है अगर 5 बक्से आपने फेक करेंसी रखी है, कौन चेक करेगा? चेक कर लेंगे, डेड बॉडी दिखेगी ना ऊपर, पेपर दिखेंगे, अंदर तो उसमें वो है। देखिए, एम्बुलेंस का सबसे पहला इस्तेमाल जो है स्मगलिंग के लिए इसने किया था, क्या नाम है, हाजी मस्तान ने। तो उन लोगों ने क्या किया था कि जो इसकी बैटरीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा बैटरी रखी होती है, हर एम्बुलेंस में एक एक्स्ट्रा बैटरी होती है, कंपल्शन है। अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा बैटरी का जो उसमें एसिड होता है, वो एसिड नहीं होता था और उसके बदले में गोल्ड रहता था उसमें। लेकिन बीच में फिर एक उनकी गाड़ी पकड़ी गई
तो फिर उन्होंने एम्बुलेंस यूज़ करना बंद कर दी थी उसके बाद। तो उसमें कुछ मेरा ख्याल है 250 बिस्किट बरामद हुए थे एट अ टाइम, एक एम्बुलेंस में। तो वैसे ही फेक करेंसी के लिए हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होते हैं और करीब करीब 20 से 22 देशों से तस्करी होती है भारत के लिए, और वेरियस रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं कि गुजरात जो है सबसे बड़ा सेंटर है आज की तारीख में। पिछले करीब 10 सालों का अगर मैं बात करूं तो 10 सालों से सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है फेक करेंसी इंडिया में आने का, क्योंकि पाकिस्तान से, कराची से आपका जो कच्छ का पोर्ट्स हैं जितने भी, या कच्छ का तट का किनारा है, अगर स्पीड बोट से आप आते जाते हैं तो बमुश्किल आप 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर आप फिशिंग बोट से भी जाते आते हैं तो आप 7-8 घंटे, 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मतलब आपके लिए तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, वहाँ तो खुली पड़ी हुई है बॉर्डर्स, वाटर एरिया खुला पड़ा हुआ है। बमुश्किल जो है कभी कोस्ट गार्ड ने या कभी आपकी कोस्टल पुलिस ने किसी को रोक करके चेक कर लिया तो कर लिया। अमूमन वो लोग ऐसे टाइमिंग में निकल करके आते हैं, या वो लोग इस तरीके से अपना स्मगलिंग जो है प्लान करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो कब आ गए, या उनको मालूम होता है कि कोस्ट गार्ड का वेसल पेट्रोलिंग पे निकला हुआ है या उनसे कितना डिस्टेंस पे है, तो वो रूट अपना कोर्स चेंज करके आ जाते हैं। पर यहाँ तो आलम यह है कि एक स्पीड बोट अगर आई है तो वो तो सीधे समुद्र तट पे डायरेक्टली आकर के लग जाती है सैंड पे। 10 बक्से हैं, 20 बक्से हैं, सीधे नीचे उतारे, मछुआरों के घरों में रखे जो उनके नेटवर्क में हैं, और वहाँ से फिर गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट हो गए, पता ही नहीं चलता। 2017 का ही अगर आप डेटा लेंगे तो जितनी रिकवरी हुई है उस रिकवरी में सबसे ज़्यादा जो है एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी डेटा, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिकवरी हुई है वो गुजरात में ही हुई थी। पोर्ट से नहीं, वेरियस पार्ट ऑफ गुजरात। और वो सारी की सारी करेंसी गुजरात में वाया पाकिस्तान वाटर वेज से ही आई थी। तो एयर कार्गो से बहुत आता है, फ्लाइट में लोग अपने साथ में भी लेकर के आते हैं ऑन बॉडी या सामान के साथ में रख के, लेकिन वो क्वांटिटी छोटी होती है। और लैंड रूट तो हमारे लिए, मैंने जैसे बताया कि बांग्लादेश पूरा खुला हुआ है, आपका नेपाल खुला हुआ है, भूटान, तिब्बत, आसाम का जो पूरा, अरुणाचल प्रदेश का जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली है वो सारी खुली हुई है, वहाँ से सारा आता है। तो बहुत सारे वो तरीके हैं, तो इनके साथ में भी आते हैं। 2-3 चीज़ इसमें और मैं ऐड कर दूं, अगर आप उसके बारे में डिटेल बताएं। जैसे कि एक जो गोल्ड बिजनेस है, ये काफ़ी कैश में हुआ था। जब नोटबंदी भी हुई थी तो काफ़ी लोगों ने कैश में गोल्ड खरीदा था। और दूसरी चीज़, ये जो हवाला व्यापारी हैं, जो हवाला करते हैं पैसे का, इनका सिस्टम कैसे चलता है। और एक और टर्म जो कि मुंबई और गुजरात में ज़्यादा चलता है, जब आपने गुजरात की बात की, कि अंगड़िया जो धंधा करते हैं, तो इन सब के थ्रू भी क्या ये सारे ऑपरेट होते हैं कैश, क्योंकि इतना बड़ा कैश अंगड़िया और हवाला व्यापारी दोनों डेली मैनेज करते हैं मुंबई में या ऑल ओवर इंडिया में भी, जहाँ भी चाहिए आपको। तो ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है सर इनका? हवाला के लोग तो फेक करेंसी को हाथ ही नहीं लगाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनका तय है कि वो फेक करेंसी छुएंगे नहीं। उसका कारण है, हवाला का मतलब होता है कि एक्स ने यहाँ पैसा लिया और कहा कि वाई से वहाँ ले लो, ठीक है ना। मुंबई में लिया, दुबई में ले लो, मुंबई में लिया, शिकागो में ले लो, मुंबई में लिया, घाना में ले लो, वो होता है। तो यहाँ का पैसा यहीं रहता है, वहाँ पे पैसा मिलता है। ये पैसा ट्रांसपोर्ट नहीं होता। कॉन्ट्ररी, आपका जो पैसा है अंगड़िया से ट्रांसपोर्ट होता है। जो कैश यहाँ दिया है, जिस शेप साइज के बंडल्स में दिया है, जिस पैकेजिंग में दिया है, सेम आपको वहाँ मिलेगी। आपने अगर उनको कहा कि भैया ये वहाँ पहुँचा दो, तो वो पहुँचा देंगे। उनको तो अपने पैसे से मतलब है, कमीशन से मतलब है, सर्विस चार्ज से मतलब है, वो लोग करते हैं। अब कई बार ऐसा हुआ है कि लीगल है क्या अंगड़िया से? अंगड़िया सिस्टम इलीगल है लेकिन लीगल है। ये वो चीज़ है कि वी नो व्हाट इट इज़ बट वी डोंट नो वेयर इट इज़, कि है क्या हमें पता है लेकिन कहाँ है, कैसे है, क्या है, वो नहीं है। तो अंगड़िया के ऊपर अभी तक कोई हमारे देश की सरकारों ने सोचा ही नहीं कि इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके उनको वो किया जाए। जैसे
कुरियर सर्विस थी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन आए, क्योंकि उसी में फिर आंगड़िया वाले भी खुद को मतलब कुरियर सर्विस के रूप में बोल करके और अपना काम लेने लग गए। अच्छा, चला कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है और कोई 1-2 रुपये तो हो नहीं रहे। अंगड़िया में कोई 1-2 रुपये, करोड़ों रुपए में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कैश में। कोई डाटा नहीं, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं। तो गवर्नमेंट को तो मुझे लगता है कि उसको अंदर कुछ न कुछ रूल लाने चाहिए उसके ऊपर। कौन लाएगा? क्योंकि जो लोग कानून बनाने वाले हैं वही तो उसके सबसे बड़े यूटिलाइजर हैं, वही अंगड़िया या सबसे ज्यादा अंगड़िया और हवाला दोनों के। आज हवाला शब्द जो है अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने उसमें शामिल किया है और बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल टर्म में यूज होता है, तो उसका पीछे का कारण है ना, क्योंकि वो एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है। अंगड़िया एक पैरेलल बैंकिंग एंड सप्लाई चेन है। तो ये दोनों का इस्तेमाल तो पॉलिटिशियंस करते ही करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, कोई एक नहीं, समाज में सब नंगे हैं। तो आप कैसे उसको बंद करवाएंगे? अरे भाई, जो आदमी खुद शराब नहीं पीता है वो ये बोल सकता है कि मैं मेरी स्टेट में शराब बंदी कर दूंगा, लेकिन शराब का शौकीन मुख्यमंत्री कैसे बोलेगा कि मैं शराब बंदी कर दूं? वो वाली कहानी है। तो उसी तरह से होता है। तो ये कभी नहीं बंद होने वाले। और जब तक ये सब चीज़ों पे रोक नहीं होगी तब तक आपकी फेक करेंसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब उसको सामने वाले को बोल दो कि भैया 5 करोड़ भेज रहा हूँ, वो तो 5 करोड़ का अपना हिसाब लगा लेगा, है ना। लाख रुपए के पीछे 1 रुपया का उसका जो हिसाब है, कमीशन है, वो ले लिया उसने। या 5 रुपए होगा या 10 रुपए होगा या 100 रुपए होगा, वो ले लेगा अपना। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि डब्बों में क्या है, थैली में क्या है। अब बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह की जो करेंसी पड़ी होती हैं, ये सब होती हैं, उनको आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएगी कि अरे यार साला, इतनी करेंसी कैसे यहाँ पर पड़ी हो सकती है। अभी ये देखिए, ये जो करेंसी का स्टॉक है, कितना बड़ा स्टैश है। अब इस करेंसी को आप क्या मानेंगे, ये नकली है या असली है, क्या है? हालांकि ये जो करेंसी का स्टॉक है, ये दिखाया जाता है कि ये असली है। जो चीटर्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो दिखाते हैं। मैं नहीं मानता कि ये असली होगा। नकली लग रहा है सर मुझे तो। या तो नकली होगा, या 2 असली के बीच में सादे कागज के पैकेट लगे हुए होंगे, कुछ तो होगा। लेकिन इतनी असली करेंसी एक जगह पे तभी हो सकती है जबकि कोई ये हवाला का काम करता हो, या कोई और किसी ने अपने यहाँ पे जमा कर रखी है, कोई बुलियन बाजार से। तो सर आपने ये देखा है तो 2000 के नोट तो गायब ही दिखते हैं मुझे, मतलब अभी देखा तो मुझे याद आया कि 2000 नोट भी है इंडिया में। अब तो वो कर दिया है ना, 2000 की जो करेंसी है उसको भारत सरकार ने, आरबीआई ने आदेश देकर के और वापस चेस्ट में पहुंचाने की और आरबीआई चेस्ट में पहुंचाने के ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। तो यदि आप 2000 की करेंसी बैंक में जमा करते हैं तो उसको री इशू नहीं किया जाएगा, वो आरबीआई चेस्ट में जाएगा। राइट। ये रूल बन गया है। अब इस तरह की सी जो चीज़ें हैं, आप इनको देखने के बाद में क्या बोलेंगे, ये कहाँ से आई हैं? फेक करेंसी भी हो सकती है इतनी बड़ी। और जब मेरे जैसे जर्नलिस्ट के पास में ये सब चीज़ें पहुँच सकती हैं के पास तो फिर आपके पास क्यों नहीं पहुँचती भाई? आप इस देश में 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च करते हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। वो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, कहाँ सोई हुई है? तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको नहीं रोकना है तो फिर आप ढोल मत बजाइए, और अगर आपको रोकना है तो आप इस काम को करने के लिए एक अलग एसआईटी तैयार कीजिए पूरे देश में, जो ऑपरेट करे, जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ फेक करेंसी खत्म करने की जिम्मेदारी हो। जहां भी छोटी से छोटी मात्रा में भी फेक करेंसी मिले, वहाँ पे उस एसआईटी की टीम के लोग जा करके और उसकी रूट तक इन्वेस्टिगेट करें कि ये करेंसी अगर एक पीस भी आया है तो ये कहाँ से आया है। वो दूसरे, तीसरे, चौथे स्तर तक जाके भले ही मतलब रुक जाएं, लेकिन करे जरूर। समझ रहा हूँ। क्योंकि ये एक आदमी कर रहा है ऐसा नहीं है, ये ऑक्टोपस है ऐसा भी नहीं है, ये सहस्त्रपाद है, हजारों पाँव हैं इसके। तो वो उन हजारों पाँव की जो जहाँ जहाँ तक पसरे हुए हैं उन तक पहुँचना जरूरी है। और हजारों पाँव को ताकत मिल रहा है इसी सिस्टम से। तो ये जो सिस्टम है, इसको काटना, इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये चीज़ नहीं रुकने वाली। तो सर मुझे लग रहा है कि एक तो आपको, मतलब जो मैंने इतनी सुनी आपसे बातें, तो एक तो आपको सीरीज इस पर बनानी चाहिए सिर्फ फेक करेंसी पे ही, कि कैसे इंडिया में वर्क करता है।
नो डाउट फिक्शन फॉर्म में ही अगर बनाए तो इस पर एक बुक भी है शायद आपकी फेक करेंसी। फेक करेंसी पे अभी मैं ला नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत और चीज़ों पे काम कर रहा था। हाँ, इस पे तैयारी पूरी हमारी है और आपने जैसे कहा कि इसके ऊपर आपको सीरीज़ लानी चाहिए। इसकी सीरीज़ की पूरी कहानी जो है वो 3 सीज़न की मेरे पास लिखी हुई भी तैयार पड़ी है। और 3 नहीं बल्कि ये कम से कम 10 सीज़न जा सकती है, इतनी कहानी इसमें है। तो बहुत ही वेरियस मतलब उसके अंदर चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात महाराष्ट्र के पास में ऐसे हमारे जो तट हैं, श्रीवर्धन तट है या कच्छ का तट है या जो भी रायगढ़ के, उनके आगे की तरफ जो आप जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स, वो जो अनमैन्ड आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर ला करके अगर आप हजारों करोड़ की करेंसी छोड़ भी दें तो किसी को पता ही ना चले। देखने वाला और वहां से कोई भी कभी भी जा करके एक मछुआरा अपनी नाव में बैठ करके जाए, 2 बक्से लेकर के आ जाए, क्या पता चलेगा। सही बात सर। अब मैं नेपाल का खुद का अपना किस्सा बताता हूँ कि हम लोगों को जब मर्जी आती है, हम लोग बिहार से आराम से रक्सौल बॉर्डर से चले जाते क्रॉस कर हैं। लेते हैं। हाँ, वहाँ पर सीमा प्रहरी उस तरफ होते हैं, हमारा कस्टम इधर होता है, कोई देखने नहीं आता, बोलने आता। रैंडम कभी चेक कर लिया किसी को तो कर लिया। अब आप नेपाल से क्या लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ पर रिक्शे में बैठ करके पता चला कि आपकी सीट के नीचे आप सामान रख करके लेकर के चले आ रहे हैं, कोई चेक नहीं करता। पहले तो स्मगलिंग भी नेपाल के थ्रू बहुत होती थी, आज भी होती है। पहले और आज का क्या फ़र्क है भाई? आपकी सीमा प्रहरी और ये कहाँ पर है? आपके सड़कों पे हैं, वहाँ के खेतों में थोड़ी हैं। खेत तो खुले पड़े हुए हैं। तो चावल के खेतों में मस्ती से अपना झोला और टोकरा सिर पे रख करके 10-10, 20-20 लोग चले आते हैं। तस्करी का तो वो सबसे आसान रूट है। तो मैंने जब मुन्ना खां सुल्तान खां का जो नेटवर्क है उसके ऊपर काम किया था, धनैया सिस्ता के जंगलों में रामपुरवा नाम का एक गांव है, तो वहाँ जब मैं गया था तो मैंने देखा कि उस वक्त तो खैर गंडक नदी में फ्लडिंग हुई थी, इसके लिए वहाँ जाना आना आसान नहीं था। अदरवाइज भारत और नेपाल का मामला तो मतलब इधर की छोरी उधर का छोरा, इधर की छोरा इधर की छोरी, ब्याह किए हुए लोग हैं, है ना। घर आना जाना है रोज का, तो ये यहाँ से चले जा रहे हैं, वहाँ पर खाना खा करके वापस लौट के आ जा रहे हैं। तो बड़ा मतलब कमाल की हमारी तो विरासत एक ही है ना। 2 राष्ट्र तो कभी नहीं थे, ये एक ही था। तभी ना वहाँ पे सीता की रसोई है और हमारे राम यहाँ के हैं। बिल्कुल। तो वो जनकपुरी कौन क्या है, पूरा मिथिलांचल कनेक्ट है सर। हाँ बिल्कुल। तो सारी की सारी वो चीज़ें हैं। सुपौल, दरभंगा, सारा। तो वहाँ से सीधा माल आता रहता है, कोई रोकथाम नहीं है। कितना रोक लेंगे। राइट। तो सर आपकी इतनी सारी किताबें हैं, मतलब कुछ किताबें उधर भी रखी है, द ट्रायलॉज, उसके बाद मुठभेड़, और फिर ये स्ट्राइकर की फ्रीलांसर है, ये फ्रीलांसर, उसके बाद ये क्लीनर है, इस पे तो फिल्म बन रही है। क्लीनर है, कुछ किताबें वहाँ रखी हैं। हाँ, यहाँ पर भी हैं। उनमें से जैसे ये एक बहुत ही बढ़िया रेड बैरेट जो है, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के ऊपर जो विदेशी खुफिया एजेंसी ने 22 जानलेवा हमला किए थे, उसकी दास्तान है, ये नॉवेल फॉर्म में है। ऐसा कई सारी चीज़ें हैं। ये असल में जो किताब है ये सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, जो मुझे अपनी कहानियों में, किताबों में बहुत पसंद है। इसमें 9 कहानियाँ हैं और ये सारी की सारी मुंबई अंडरवर्ल्ड के किसी न किसी एक किरदार पर आधारित कहानियाँ हैं और सच्ची कहानियाँ हैं, लेकिन मैंने उनको बहुत ही लिटरेरी फॉर्म में लिखा है। उन्हें पढ़ने के बाद में आपको मनोहर कहानियाँ पढ़ने का फील नहीं आएगा। उन्हें पढ़ने के बाद में आपको बहुत अच्छी एक लिटरेचर वाली फील नहीं होगी। नहीं, मतलब वो पल्प फिक्शन के फॉर्म में नहीं है, वो एक अच्छे लिटरेचर के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। कुछ सुधी पाठकों ने जिन्होंने भी वो इसे पढ़ा है तो उन्होंने मुझे इसके ऊपर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और कमेंट्स दिए हैं। और इस पे सीरीज भी बन रही है कुछ पे? रक्तगंध की कुछ कहानियाँ हैं ऐसी जिनके ऊपर अभी बातें चल रही हैं जी। अब जैसे इसमें एक कहानी जो ये रक्तगंध ही जिस टाइटल स्टोरी है, वो कहानी असल में है एक बम्बई के ही साइको सेक्स किलर की कहानी। अच्छा। जो जब मर्डर करता था तो उसे सामने वाले
की चीखें सुन करके उसका ब्लड की स्मेल उसको मिला करती थी, उसके कारण उसे ये महसूस होता था कि वो किसी स्त्री के साथ में सहवास कर रहा है और उसको अच्छा। उसका चरम सुख प्राप्त होता था। उसने करीब 82 मर्डर किए यहाँ मुंबई और हिंदुस्तान में। उसके बाद दाऊद गिरोह में वो था, और दाऊद के साथ उसका किसी चीज़ों को लेकर के मनमुटाव हुआ और उसको कराची बुला करके दाऊद ने ही फिर बाद में उसका पोटला करवा दिया, यानी उसको मरवा करके फेंकवा दिया। तो इस तरह की कहानियाँ हैं उसमें। लेकिन इनको मैंने बहुत ही कोशिश की है कि इनका जो पूरा का पूरा खेल है वो कहानी का रहे। अब जैसे क्लीनर है या फाइनेंसर है या इस तरह की जो हैं, ये नॉवेल जो हैं, इन नॉवेल्स में आपको बहुत ज़्यादा लिटरेरी मतलब वो नहीं मिलेगा फील, लेकिन हाँ, उनको पढ़ने के बाद में आप उन्हें पल्प फिक्शन भी नहीं मानेंगे। और हर नॉवेल जो है एक रियल कैरेक्टर पे है। वो नॉवेल पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि अच्छा मैं ये किसको पढ़ रहा हूँ। राइट। बहुत ही नोन कैरेक्टर्स हैं वो। सर एक मेरा सवाल है, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। आपने इतनी सारी क्राइम स्टोरी और तमाम पता नहीं क्या क्या लिखा आपने, कभी लव स्टोरी वगैरह लिखने का मूड नहीं होता कि कुछ लव स्टोरी, क्योंकि आपकी लव स्टोरी भी क्राइम में ही होती है मेरे पास क्राइम की ही लव स्टोरीज। है। क्राइम की लव स्टोरी मतलब सेपरेट, जैसे DDLG वाली अब स्टोरी। जैसे अरुण गवली और आशा गवली जी। की जो मोहब्बत है, उसकी जो कहानी है वो बड़ी कमाल की है ना। वैसे ही और भी कई लोग हैं जिनकी मोहब्बत की कहानियां हैं। एक मेरा खबरी था, उसकी बड़ी खूबसूरत एक लव स्टोरी है। वो जो खबरी था उसको किसी ने एक काम सौंपा था कि अपना मुंबई का जो नेवल डॉकयार्ड है और नेवल ये है बेस, उसकी कुछ जानकारियाँ, फ़ोटो वोटो ये वो सब करने का। तो उसको उसके एवज में 5 लाख रुपए मिले। और एक लड़की थी यहाँ पर कमाठीपुरा में, वैश्या, उससे मोहब्बत करता था। अच्छा, कमाठीपुरा की जो वैश्याएं होती हैं उनको बाहर ले जाना अलाउड नहीं होता है। अच्छा। ये गया और बाई से जा करके बोला कि मैं इसको 10 दिन 15 दिन के लिए अपने साथ लेके बाहर जाएगा, ये पकड़ 2 लाख। अब 2 पेटी देख करके तो साला किसी की, वो पुराना ग्राहक है, उसने उसको अलाउ कर दिया। लेकिन जब इस लड़की को पता चलता है कि इसने ये बेवकूफ़ी की है, तो वो बोलती है कि नहीं, तेरी मेरी मोहब्बत ख़त्म। अच्छा। ये तू देश से गद्दारी नहीं कर सकता। वाह। एक वैश्या, एक गणिका में इतना आत्मबल है, इतनी चरित्रवान है कि वो शरीर बेचती है, राष्ट्र नहीं। वाह, कितनी मतलब बड़ी खूबसूरत बात है, कहानी है, बहुत बड़ी कितनी बात है, बहुत खूबसूरत उस बात लड़के के अंदर वो भावना जागृत करती है। वो ले करके और पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, उसको बताया जाता है कि ऐसा हुआ है। पहले तो पुलिस ऑफिसर नाराज होता है, फिर वो उस लड़की से बोलता है कि तेरी इस चीज़ को सलाम है। उसको ले करके फिर जाता है और लड़की को और इन दोनों को अपने पास ही रखते हैं। फिर जिन लोगों ने मिल करके ये ऑपरेशन करने के लिए इसको सुपारी दी थी, उन लोगों को पकड़ा जाता है और फिर पुलिस ऑफिसर जो है इस लड़की को उस मादाम के हाथ से छुड़ा करके इस खबरी के साथ उसका निकाह करवाते हैं, शादी कराते मतलब कमाटीपुरा से निकलवाया हैं। उसने। हाँ, अब इस कहानी में क्या तत्व नहीं है, तो एक सिनेमा के या एक सीरीज के या एक बहुत खूबसूरत एक कहानी के कौन से तत्व नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे पास आसपास ज़िंदगी में बिखरी हुई हैं। बस एक ही चीज़ है कि ये आए लोगों के सामने। तो मैं तो पॉडकास्ट के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए या कैसे भी ये कहानियाँ लोगों को तक पहुँचाता सुनाता हूँ, लेकिन कभी वो फिक्शन में बन करके सामने निकल करके आए तो और भी लोगों को मज़ा आएगा देखने में। राइट। तो उम्मीद करेंगे हम एक एपिसोड और करेंगे सर, जिसमें बिल्कुल। कि आपकी सारी किताबों पे और नो डाउट जो आपका एक फेवरेट चैप्टर भी है दाऊद और पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड पे, उसकी लव स्टोरी पे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और उम्मीद है कि हमारे लोग काफ़ी अवेयर हुए होंगे अब फेक करेंसी को लेके, और आप खुद अवेयर रहें, सावधान रहें, क्योंकि नो डाउट जैसा कि सर ने भी बोला, और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगी चीज़ें कि कहाँ से ये करेंसी आ रही है और आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, तो तभी बचाव है। और सिर्फ फेक करेंसी सिर्फ आपके सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं है, वो राष्ट्र का बड़ा नुकसान कर रहा है, तो प्लीज़ उससे बच के रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।